बहुत सारे एस्पिरेंट्स का टेलीग्राम चैनल पे कॉन्टिन्यूसली मैसेज आ रहा था कि सर एग्जाम्स लाइंड अप है, बहुत जल्दी होने वाले हैं और मॉडर्न इंडिया सभी एग्जाम्स के थीम है, तो जितनी जल्दी हो सके मॉडर्न इंडिया का एक वन शॉट करा दो। सो बेसिकली मॉडर्न इंडिया में भी याद रखना 1857 से 1947 ये जो 90 साल का इतिहास है, यहाँ पे एग्जाम्स का थीम होता है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो, मॉडरेट्स का फेज हो, एक्सट्रीमिस्ट का फेज हो, गांधी का अराइवल हो, लॉट ऑफ इवेंट्स हैव हैपेंड जिसके कारण एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर एरिया से मॉडर्न इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन दिखेंगे। आज के पर्टिकुलर वीडियो में 1 से 1.5 घंटे के अंदर में वन शॉट में पूरा मॉडर्न इंडिया कवर कराऊंगा 1857 से 1947 तक। अगर आप पहली बार इस पर्टिकुलर वीडियो पे आए हैं, चैनल पे आए हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज अभी कुछ दिनों के अंदर एंशिएंट और मिडिवल का भी वन शॉट कराऊंगा। सो जस्ट स्टे ट्यून विद दैट। बाकी यहाँ पे जो भी कुछ आपको कंटेंट दिख रहा है, जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन सभी को आपको यूपीएससी बाय रुपेश करके टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत छोटी सी ऑडियंस है, लगभग 1500 बच्चे हैं जो यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यू कैन ज्वाइन देम, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। चलो फटाफट आते हैं। स्टार्टिंग में हम एकदम से आएंगे सर 1857 के रिवोल्ट को लेकर के, ठीक है। मैं एक एक करके पढ़ाते हुए चलूंगा, इसको आप साथ में नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी विल गो इन अ सिंगल शॉट, ठीक है। देखो पहले इस चीज को समझो, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, क्या बोल रहा हूं मैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मतलब यूरोपियंस का आगमन, वहां से लेकर के 1857 तक ये मॉडर्न इंडिया का पहला पार्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया इमर्ज कर रहा है, ब्रिटिशर्स अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों ने पूरे देश को जीत लिया हुआ है और इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद से ब्रिटिशर्स ने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर लिया है। यानी कि 1857 से लेकर के 1947 तक यह आपके मॉडर्न इंडिया का पार्ट 2 होता है। और अगर आप इन दोनों पार्ट्स में कंपेयर करोगे तो पार्ट 2 इज अ थेमेटिक एरिया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट से थीम्स दिखाई देंगे जहां से क्वेश्चन आता है और इसकी कहानी स्टार्ट होती है सर 1857 के रिवोल्ट के बाद में। तो बेसिकली होता क्या है सर, जैसे 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति के पहले तक मतलब बिफोर द 1857 रिवोल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता था भारत में। किसका होता था सर, ब्रिटिश का। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका भारत में शासन होता था 1857 की क्रांति के पहले तक। लेकिन जैसे 1857 की क्रांति होती है इसके बाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और भारत पे क्राउन रूल यानी कि महारानी का शासन शुरू हो जाता है। यानी कि अब ब्रिटिशर्स इंडिया को डायरेक्टली रूल करते हैं। अब भारत बेसिकली इंग्लैंड के डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुका है। किसके कंट्रोल में सर, इंग्लैंड के डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुका है। सो देयर इज अ डायरेक्ट क्राउन रूल इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट है ना। और भी मेजर चेंजेस है, एक दो चेंजेस फटाफट बताऊंगा आपको। 1857 के रिवोल्ट के पहले आपको दिखाई देंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो बेसिकली भारत को रेगुलेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1857 के रिवोल्ट के बाद इस गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया और यहां पे ऐड कर दिया गया वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। क्या ऐड कर दिया सर, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया इज बेसिकली एडेड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, पहली बात। दूसरा, एक और नया पद ऐड किया गया, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, अब आप सिंपल सी स्टोरी इस चीज को समझो। अगर 1857 की क्रांति के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को शासन कर रहा है और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में मतलब ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो गया, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब अंग्रेजों ने उस रिवोल्ट को क्रश तो कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के मन में भी ये चीज क्लियर हो चुका है कि सर अगर भविष्य में फिर से कोई ऐसा रिवोल्ट इंडियंस ने कर दिया तो कहीं भारत हमारे हाथ से चला न जाए। और ईस्ट इंडिया कंपनी का खुद का एक लिमिटेशन है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को रेगुलेट करने में उतनी सक्षम नहीं है। सो लेट अस टेक द कमांड ऑफ इंडिया टू द ब्रिटिश क्राउन। मतलब भारत को अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर में रखते हैं, बिकॉज नाउ इफ इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन तो इसको रेगुलेट करना इजी रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ मेजर शिफ्ट आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगे। तो एक एक करके हमें उन शिफ्ट्स के बारे में पढ़ना, वी हैव टू रीड दो शिफ्ट वन बाय वन, ठीक है। अब इसी टाइम पीरियड में अब इस चीज को समझना, 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ था मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली छोटी सी कहानी है, कहानी बस इतनी सी है कि भारत में जितने भी सैनिक थे उन्होंने आंदोलन कर दिया था। इसका रीजन ये है कि सर जो बंदूक था ना जिससे वो कार्ट्रिजेज को मतलब क्या कहते हैं लोड करते थे, दांत से उसको लोड करते थे, बहुत ही मजबूत होता था बंदूक। तो जो कार्ट्रिजेज था जिसको दांत से चबा करके लोड करना पड़ता था, ऐसा र्यूमर फैल गया कि वो सुअर की चमड़ी और गाय के फैट से बना हुआ है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो गया, बिकॉज दोनों के लिए एनिमल्स के सेंटिमेंट्स है, राइट। तो ऐसा कहा गया, तो दोनों के सेंटिमेंट्स हिंदू मुस्लिम के लिए वो हर्ट करता हुआ नजर आता है। तो उन्होंने बोल दिया कि हम इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिवोल्ट रिबेलियन किया बेसिकली, और कुछ ऐसे सैनिक थे जिनको उठा करके जेल में डाल दिया गया, कुछ को मार दिया गया, परसिक्यूट कर दिया गया, जिसमें आपको मंगल पांडे दिखाई देंगे बैरकपुर पोस्ट से। इसके बाद से एक सेपॉय म्यूटिनी के रूप में ये आंदोलन शुरू होता है,
मतलब सैनिक विद्रोह के रूप में इसकी शुरुआत होती है। और बाद में इस चीज को याद रखना, ये जो सेपॉय म्यूटिनी था इसमें बहुत सारे राजा महाराजा जुड़ जाते हैं और एक पूरे देश में एक रिवोल्ट बन जाता है, एक क्रांति बन जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सैनिक ही परेशान नहीं थे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से, अंग्रेजों से सिर्फ सैनिक परेशान नहीं थे, राजा महाराजा भी परेशान थे, है ना। आपको डिटेल में बताऊंगा कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड ऑल दिस पॉलिसीज, जिसके कारण किस तरीके से ब्रिटिशर्स अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे। सब लोग परेशान थे, सबने सिपाहियों के साथ ज्वाइन करके इसको एक रिवोल्ट बना दिया। अब इस रिवोल्ट को अंग्रेजों ने क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। और इसको खत्म करने के बाद पहली बार भारतीयों के अंदर में राष्ट्रीयता की भावना आना शुरू हुआ। The feeling of nationalism started for the first time. क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के 1857 की क्रांति को क्रश करने से पहले हम सभी भारतीय नहीं थे। हम क्या थे? हम मराठी थे, हम बंगाल थी, हम बंगाली थे, हम उड़िया थे, हम पंजाबी थे, हम कोई भारतीय नहीं था। मतलब कहने का सिंपल सी बात है सर, हम अपने अपने एरियाज के लिए लड़ रहे थे, कोई एक साथ देश के लिए नहीं लड़ रहा था। पहली बार जाकर के हमें लगा कि हम सब एक देश के नागरिक है, क्योंकि हम सभी को पूरे देश में मतलब जितने भी लोग हैं सबको अंग्रेजों ने क्रश कर दिया। सो अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड टू कम आउट फ्रॉम द हार्ट एंड माइंड ऑफ इंडियन। पहली बार नेशनलिज्म की भावना भारतीयों के अंदर में यहाँ पे जगती हुई दिखाई देती है। और इसके बाद से आपको दिखाई देगा लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाएंगे, ईस्ट इंडिया सोसाइटी, राइट, ब्रिटिश सोसाइटी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसे बहुत सारी पार्टीज बनती है। यानी कि अर्लियर फॉर्म में पॉलिटिकल एसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। इस पॉलिटिकल एसोसिएशन में कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स अपने ओपिनियन को सामने रखने लगते हैं। ये बेसिकली मॉडरेट लीडर थे। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मॉडरेट क्या, एक्सट्रीमिस्ट क्या, बस इस चीज को समझो, राइट। और जितने भी लोग थे उनके बीच में ये अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट कर दिया कि हम सभी एक अलग अलग एरियाज के लोग हैं, लेकिन हम सब एक साथ अंग्रेजों के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबको ये दिख गया था कि मैं मराठी हूं, मुझे भी अंग्रेजों ने परेशान किया हुआ है, मैं बंगाली हूं, मुझे भी अंग्रेजों ने परेशान किया हुआ है, मैं पंजाबी हूं, मुझे भी अंग्रेजों ने परेशान किया। मतलब हम सब एक ही हैं, हम मराठी, बंगाली और पंजाबी नहीं, हम भारतीय हैं। So this sense of nationalism started emerging between the people, और वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के राष्ट्रीयता की भावना हमें आजादी की ओर लेकर जाती है। तो सबसे पहली बार नेशनलिज्म की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति के बाद में। और इस टाइम पे जिन लीडर्स ने इसकी शुरुआत की थी उसके नाम थे, उनको अपन मॉडरेट कहते हैं। अब आप खुद मुझे बताओ मॉडरेट का मतलब क्या होता है? जो मध्य मार्ग में, मॉडरेट, है ना। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है? जो एक्सट्रीम चल रहा है, एकदम एक्सट्रीम है। और रेडिकल तो उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम चलता है। तो मॉडरेट मतलब वो लीडर्स जो बेसिकली अंग्रेजों के सामने में प्रेयर और पिटीशन डालते हैं। प्रेयर और पिटीशन, अब इसका मतलब समझो। प्रेयर पिटीशन का मतलब क्या होता है? मतलब अंग्रेजों के सामने बोल रहे हैं कि देखिए हमें इस प्रकार की समस्या, हम आपके सामने प्रेयर कर रहे हैं कि आप ऐसे हमारी समस्याओं को ठीक करें, या फिर संवैधानिक रूप से उनके सामने पिटीशंस डाल रहे हैं। अंग्रेज जो है वो बहुत ही चतुर चालाक है, उनको प्रेयर पिटीशन से फर्क नहीं पड़ता। उनको भाई मतलब है अपने आप को एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड करना है। तो इनिशियल डेज में पहले मॉडरेट लीडर्स थे जिन्होंने प्रेयर और पिटीशन के द्वारा अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश की है। बाद में आपको पता चलेगा जब मॉडरेट्स का टाइम नहीं चल पाता है तो उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। तो इनिशियल डेज में आपको मॉडरेट लीडर्स दिखाई देंगे जो अंग्रेजों के सामने प्रेयर्स कर रहे हैं और पिटीशंस डाल रहे हैं कि भारतीयों का डिमांड ये है, आप इन डिमांड को पूरा करिए। संवैधानिक रूप से उनके सामने डिमांड्स की मांग कर रहे हैं, राइट। बाद में आपको पता चलेगा कि इनके संवैधानिक रूप से डिमांड करने के कारण अंग्रेजों ने जब इनके डिमांड्स को पूरा करना बंद कर दिया तो बाद में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आते हैं। वो कहते हैं कि अब संवैधानिक रूप से डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करें सर? इनके अगेंस्ट पैसिव रेसिस्टेंस करिए, मतलब इनके अगेंस्ट आवाज उठाइए, इनके अगेंस्ट जन आंदोलन करिए, है ना। तो वो जन आंदोलन वाले रास्ते को अपनाने लगते हैं, पैसिव रेसिस्टेंस के रास्ते को अपना रहे हैं। लेकिन पहले ये लोग अंग्रेजों के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे। मॉडरेट लीडर्स पढ़े लिखे नेता थे। इन्होंने बेसिकली हमारे सोसाइटी में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को बहुत प्रमोट किया। मतलब सोसाइटी में जितनी भी इंप्यूरिटीज है उनको इंप्रूव करे। फॉर एग्जांपल सती प्रथा एक इंप्यूरिटी है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज एक इंप्यूरिटी है, विडो रीमैरिज ना होना ये भी एक इंप्यूरिटी है। इन प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारा काम किया हुआ है। और उसके बाद में सबने बोला है कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट दीजिए। मतलब अंग्रेजों को बोला गया कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस दो, हम खुद से खुद को गवर्न करें, अंग्रेजी शासक हमें गवर्न ना करे। ऐसे डिमांड्स उनके सामने आते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि लोगों के अंदर में सेल्फ रूल की विचारधारा बढ़ने लगती है और राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगती है। द सेंस ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड टू इंक्रीज इन बिटवीन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द इंडियंस। ठीक है, कब सर? 1857 के रिवोल्ट के बाद में। चलो एक एक करके आते हैं सर, है ना।
सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। आखिरकार में 1857 की जो क्रांति होती है इसके पीछे मुख्यतः कौन कौन से रीजंस थे, एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी एस्पिरेंट को पीपीटी चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो यूपीएससी बाय रुपेश टेलीग्राम चैनल पे जाकर के डाउनलोड कर लेंगे। एंशिएंट और मिडिवल इंडिया का मैं आपको एक टाइमलाइन रिवाइज करा दूंगा, किस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी थी, उसके बाद कौन से रूलर थे, एक एक घंटे में रिवाइज करा दूंगा। अगर एटलीस्ट 20 एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर दे वांट दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल, मैं उसको भी करा दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट एटलीस्ट 20 एस्पिरेंट शुड राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। चलो भैया, कमिंग बैक, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं दिस इज द पॉलिटिकल कॉजेस, मतलब आखिरकार में रिवोल्ट क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले अंग्रेज जो है हमारे जितने भी नेटिव स्टेट्स है, जितने भी लोकल राजा महाराजा, उनको एनेक्स कर रहे हैं। कौन? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। और कौन सी पॉलिसी को अपना रहे हैं? तो उनका नाम है सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसी पॉलिसी थी जहां पे इनका ये कहना था कि अगर कोई भी महाराजा है भारत के, उनका बेटा नहीं है उत्तराधिकारी, तो वो इंपायर अंग्रेजों के अंदर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमें लगता है कि उस इंपायर को सही तरीके से गवर्न नहीं कर पाएंगे ये लोग। मिस गवर्नेंस का एक टोपी पहना करके वो इंपायर अपने अंदर रख ले रहे थे, दैट इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसी के कारण आपको पता चलेगा रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे रूलर्स ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट किया गया, एक पॉलिसी था। डलहौजी उस टाइम पे क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है। अच्छा, एक और है इसके आगे, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस एक बहुत पुरानी फिलॉसफी थी। इसमें क्या होता था? अंग्रेजों ने भारत के एक रूलर को अपना सब्सिडरी बना दिया। मतलब उसको ये कहा, सुनना इसको अच्छे से, जैसे यहाँ पे भारत का कोई रूलर है और मैं अंग्रेज हूं, मैं उसको ये बोल रहा हूँ देखो आज से तुम अपनी मिलिट्री डिसबैंड करो, तुम्हारी आज से कोई मिलिट्री नहीं होगी, तुमको मिलिट्री सपोर्ट मैं दूंगा। मतलब अंग्रेज तुमको मिलिट्री सपोर्ट देंगे, प्लस तुम्हारे एम्पायर में हमारा एक इंसान, एक रेसिडेंट जाकर के बैठेगा जो तुम्हारे और मेरे बीच में कम्युनिकेट करेगा, संदेश पास करेगा। और आज के बाद तुम अगर किसी भी राजा से दोस्ती करोगे, दुश्मनी करोगे, तो हमसे एक बार पूछ के करना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तुम्हें मिलिट्री दे रहे हैं, तुम्हारी मदद भी करेंगे और तुम्हारे साथ हम रहेंगे। अब कहने के लिए अलायंस है, संधि है, लेकिन आप सोचो जो यहाँ पे रूलर है वो तो अंग्रेजों के अंदर आ चुका है, क्योंकि अगर उसके पास खुद की आर्मी नहीं है, वो ब्रिटिश की आर्मी अपने पास रखा हुआ है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। किसी पे अटैक करना है तो अंग्रेजों से पूछ के करेगा, किसी के साथ दोस्ती करना है तो अंग्रेजों से पूछ के करेगा, यानी कि वो तो आजाद नहीं रहा, वो अंग्रेजों के अंदर आ चुका है। इसके अलावा अगर मैं अंग्रेज हूं, मैंने इनको मिलिट्री दी है, तो उस मिलिट्री के बदले ऐसा नहीं कि फ्री में मिलिट्री दी, उसके बदले वो पैसा भी दे रहे मुझे और मैं डबल पैसा मांग रहा हूं। और अगर वो मना करेंगे कि नहीं नहीं भैया हमको सब्सिडरी अलायंस नहीं चाहिए, हम इंडिपेंडेंट रूल करेंगे, तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है तुम इंडिपेंडेंट रूल करना चाहते हो तो पहले हमसे लड़ाई करो। अब ये वही वाली बात है कि या तो आप लड़ाई करो, बैटल जीतो, बैटल जीत गए तो अच्छी बात, नहीं जीत पाए भैया तब तो वो इंपायर आपका लेके जाएगा। तो सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऐसे कुछ पॉलिसीज थी जिससे ब्रिटिशर्स इंडिया को एनेक्स कर रहे थे, दे वर विनिंग द इंडियन साइड। इसीलिए जब सेपॉय म्यूटिनी हुआ, मतलब जब सैनिकों ने विद्रोह किया, तो सारे के सारे नेटिव स्टेट्स ने इनको ज्वाइन करके इस विद्रोह को एक आंदोलन का रूप दे दिया। इट बिकम अ रेवोल्यूशन फ्रॉम सेपॉय म्यूटिनी, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। प्लस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वही वाली बात है सर, और वही बात है पुराने तरीके से जो ट्रेडिशनल पावर था राजा महाराजाओं को, वो खत्म होते हुए नजर आता है। इकोनॉमिक कॉज में आप देखोगे तो इंडियन साइड में बहुत ज्यादा रेवेन्यू लिया जा रहा है, परमानेंट सेटलमेंट, रियोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सब रेवेन्यू सिस्टम्स है, और इन पर्टिकुलर सिस्टम से जितने भी हमारे देश के किसान है उनको लूटा जा रहा है, बहुत ज्यादा उनसे टैक्स लिया जा रहा है, जितना उनका प्रोड्यूस नहीं हो रहा उससे ज्यादा उनसे टैक्स ही डिमांड कर दे रहे हैं, तो कहां से वो खाएंगे, है ना। तो इससे कारण उनके बीच में डिसकंटेंट है। प्लस हमारे जो इंडियन आर्टिशंस थे, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो हाथ से कढ़ाई बुनाई का काम चलता था, वो सब कुछ खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। क्यों खत्म कर दिया? बिकॉज अल्टीमेटली उन्हें भारत से सस्ता सामान इंग्लैंड में भेजना है, ताकि इंग्लैंड की मशीन से उसको मैन्युफैक्चर किया जा सके, ताकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाए। अंग्रेजों का पॉलिसी क्या था? ये इंडिया है, ठीक है, और ये इनका इंग्लैंड है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भारत से रॉ मटेरियल ले जाओ। क्या ले जाओ सर? रॉ मटेरियल। कहां ले जाओ? इंग्लैंड में ले जाओ, और इंग्लैंड से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट लेकर के इंडिया में ले आओ। मतलब भारत से सस्ता सामान इंग्लैंड में भेजो और इसी रॉ मटेरियल को बस मैन्युफैक्चर करके भारत में दुगने दाम पे बेचो। अब इससे इंग्लैंड को दो फायदा है। क्या है? सबसे पहला, इसको सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है, प्लस इसकी कंपनी जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रही है उनको एक कंज्यूमर मार्केट भी मिल रहा है खरीदने के लिए, यानी कि अपना सामान इजीली यहां बेच पा रही है। मतलब दे आर एबल टू सस्टेन द मार्केट, एंड दैट इज हाउ, दिस इज द विशियस साइकिल यूज्ड बाय दीस पीपल, एंड दैट इज हाउ दे आर एबल टू ruin our इंडस्ट्रीज। हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म कर देती है लोग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी खत्म हो जाती है। इनफैक्ट हमारी लोकल इंडस्ट्रीज भी अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। क्यों?
ताकि इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रीज बनाया गया है इसको हम इंप्रूव कर सके, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ सके, उसके लिए उन्होंने भारत के इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। तो लोग तो बेवकूफ है नहीं, उनको दिख रहा है कि हमें घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लोग व्यापार छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में आक्रोश है, क्रोध है, गुस्सा है, वो 1857 के रिवोल्ट में दिखता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट है सर, इसके बाद आपको दिखाई देगा मिलिट्री कॉज। वही वाली बात है, मिलिट्री कॉज सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था कि सबसे पहले सैनिकों ने एजिटेट किया था क्योंकि सैनिकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, प्लस उनको बंदूक दिया गया। देखो, ग्रीस कार्ट्रिडेज इशू, स्पार्क रिवोल्ट, ये इमीडिएट रीजन है, दिस इज द इमीडिएट रीजन फॉर द रिवोल्ट। इसको याद रखना, किसी भी रिवोल्ट के होने के दो रीजंस होते हैं, एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म जिसके कारण चीजें ट्रिगर कर गई, और एक होता है सर लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म रीजन है, मतलब कहीं ना कहीं सैनिकों का विद्रोह क्योंकि ऐसा बोला गया कि उसमें सुअर की चमड़ी या फिर काऊ के फैट से क्रिस कार्ट्रिडेज को बनाया गया जिसको दांत से चबा के लोड करते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने रिवोल्ट कर दिया, इस रिवोल्ट पे सबने साथ दे दिया, यानी कि कहीं ना कहीं एक रिवोल्ट बन गया, रेवोल्यूशन बन गया। और जाहिर सी बात है, भारत में जितने भी लोग वहां पे सैनिक थे उनकी प्रमोशंस भी कम थे, उनको पेमेंट भी कम मिलता था। अच्छा, अगर मैं रिलीजियस कॉज में देखूं तो सबसे पहला है हमारे ट्रेडिशनल कस्टम्स में अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे। अब देखो, अंग्रेज भले ही सही रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं, मतलब अगर अंग्रेज कानून बना रहे हैं कि सती प्रथा को इलीगल करो, 1829 में कानून बनाया गया था, राजा राम मोहन रॉय जी के बहुत प्रयासों के बाद अंग्रेजों ने कानून बना दिया था। तो देखो, कहने के लिए तो सही है कि सती प्रथा को खत्म कर देना चाहिए भारत से, लेकिन भारतीयों को प्रॉब्लम इसलिए कि सती प्रथा को खत्म करने का कानून अंग्रेज क्यों बना रहे, भारतीय बनाए ना, जो सती प्रथा से मतलब ग्रस्त है, जिसको प्रॉब्लम है सती प्रथा से। Why Britishers are making such kind of reform? This kind of reform must come from Indian society, and that is the reason why they are saying they are interfering in our traditional customs, and if the Britishers are interfering in our traditional customs, we shall revolt. Make sense? Next is fear of forced conversion to Christianity. Now Britishers are somehow trying to force Indians कि आप Christianity को adopt करो, and there is a fear. भारतीयों के अंदर में इसका एक fear भी है. That is the reason why they are what revolting against this particular stuff. अच्छा, सती प्रथा और विडो रिमैरिज एक्ट को एबोलिश करने की बात भी की गई है। तो ये सब के सब सोशल रिलीजियस कॉज है, इन्हीं के कारण भी रिवोल्ट कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। इट्स अ क्विक समरी ऑफ ऑल द फैक्टर्स जिसके कारण आपको रिवोल्ट यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सर ये जो रिवोल्ट हुआ है ये कौन कौन से सेंटर से हुआ और कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था। अच्छा, एक चीज और है, अभी आप सभी का एग्जाम भी आ रहा है ना, ईपीएफओ का एग्जाम आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ ईपीएफओ का एग्जाम में मॉडर्न इंडिया के पिछले 4-5 साल की जो पीवाईक्यूज है उनको करा दूंगा वीडियोस के थ्रू, राइट, जिसपे अपन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लगा करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चीट कोड बना करके उसको कराऊंगा मैं वीडियो। तो आई एम प्लानिंग फॉर दैट, लेट्स सी एज एंड व्हेन आई गेट टाइम। बहुत जल्दी करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम भी अब आपका 10-12 दिन के अंदर होने वाला है, बट डू नॉट वरी, मॉडर्न इंडिया करा करके मैं वीडियो भी करा दूंगा। ठीक है, देखो कौन कौन से सेंटर्स और कौन कौन से लीडर्स है। सबसे पहले देखो, दिल्ली से बहादुर शाह जफर जो बेसिकली मुगल रूलर थे, और इनके ही अंदर में इस रिवोल्ट को प्रमोट किया गया। मतलब जितने भी सैनिक थे जो विद्रोह करके आए थे वो बहादुर शाह जफर के अंदर आते हैं और कहते हैं कि सर आप हमारा नेतृत्व करिए, यू टेक आवर लीडरशिप, आवर कमांड, वी विल बी अंडर यू, एंड जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे। क्योंकि मुगलों का नाम बहुत बड़ा था। वो अलग बात है कि बहादुर शाह जफर के टाइम आते आते मुगल्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, इनकी पावर खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम का लेगेसी था, क्योंकि पिछले 400-500 साल तक मुगलों ने बहुत लंबा चौड़ा शासन किया था, स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑफ 1526 से लेकर के 1857 का जो टाइम पीरियड है। 1526 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। एनीवेज, कानपुर में नाना साहब दिखाई देंगे, तात्या तोप दिखाई देंगे, नाना साहब के बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई दिखाई देंगी, बिहार से कुंवर सिंह दिखाई देंगे, और लखनऊ से बेगम हजरत महल भी दिखाई देते हुए नजर आएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट से पोजीशंस है और वहां के इंपॉर्टेंट लीडर्स है, इनका नाम 2 से 3 बार जरूर देख करके जाना। बहुत सारे लोग हैं बट मिनिमम ये नाम आपको पता होना चाहिए, दे आर वेरी पॉपुलर, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इसके फेल होने के रीजंस क्या है, तो सबसे पहले आप ये समझ जाओ इसका फेल होने का रीजन है सर कि बहुत ही ज्योग्राफिकल स्प्रेड इसका लिमिटेड था, मतलब बहुत बड़ा नहीं था। आप देखो तो नॉर्थ इंडिया में काफी हुआ है, साउथ इंडिया में मिसिंग है ये वाला पार्ट, है ना। प्लस हमारे देश के सारे सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, राइट। बिहार और यूपी वाले एरिया के सैनिकों ने बहुत पार्टिसिपेट किया, लेकिन पंजाब, पठान और क्या नाम है, गोरखा, इन आर्मीज में यहाँ के लोगों ने बहुत कम पार्टिसिपेट किया इस रिवोल्ट में। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि बिहार और यूपी से सैनिकों का रिक्रूटमेंट खत्म कर दिया, और इन्होंने पठान पे, पंजाब पे, पंजाबी पे, गोरखास पे रिक्रूटमेंट ज्यादा किया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये लोग हमारे लॉयल है।
हम जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। बिहार, यूपी वाले और सेंट्रल इंडिया वाले कुछ ऐसे स्टेट से जहां के सैनिक हमारे साथ विद्रोह कर चुके हैं 1857 में। तो कहता है ना कि एक बार जिसका मुंह जल जाता है वो फूक फूक के पीता है, वही वाला बात है। अंग्रेजों का भी सेम सीन चलता हुआ नजर आता है। अच्छा, 1857 के रिवोल्ट का फेल होने का एक दूसरा रीजन है कि सर यहाँ पे ना कोई कोहेसिव लीडरशिप नहीं है और कोई शेयर्ड विजन नहीं है। मतलब कोई एक टॉप ऑफ दी कमांड ऊपर नेता नहीं बैठा हुआ जिसकी बात सब लोग मानेंगे। जैसे अगर आप भारत की आजादी की बात करो, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ऊपर गांधी जी बैठे हुए हैं और गांधी जी के नेतृत्व में है ना चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा जैसे रीजनल मूवमेंट हो रहे हैं, नन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे नेशनल मूवमेंट हो रहे हैं, एंड महात्मा गांधी उसको लीड कर रहे हैं, सारे लीडर सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक स्ट्रीम लाइन में, एक डायरेक्शन में सब लोग का क्या चल रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध कहीं ना कहीं रिवोल्ट चल रहा है। तो अंग्रेजों पे उस पर प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। बेगम हजरत महल लखनऊ से है, तात्या तोप कानपुर से है, वीर कुंवर सिंह बिहार से है, राइट। एवरीवन इज फाइटिंग फ्रॉम देयर ऑन प्लेस। कोई साथ में आके कोलैब करके एक विजन के साथ में अटैक नहीं कर रहा, इसलिए अंग्रेजों को, लोगों को न्यूट्रलाइज करना इजी है। इंडियंस को अलग अलग जगह पे न्यूट्रलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। फिर आपको पता चलेगा सर इनके बीच में कॉमन विचारधारा नहीं है, मतलब अभी तक इनके बीच में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी नहीं पनपी है। The feeling of राष्ट्रीयता is not there among these people. That is the reason why अलग अलग सेंटर से अलग अलग इंसान अपने लिए फाइट कर रहा है। जब अंग्रेज सबको हरा देंगे तब जाकर के सबके अंदर में राष्ट्रीयता की भावना आएगी कि यार हम सब तो एक देश के लोग थे, हमें एक साथ खड़ा होना था। So these are the reasons why this particular revolt was failed. इसके कारण रिवोल्ट आपका फेल होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब इसका इंपैक्ट क्या होता है, फटाफट इंपैक्ट देखेंगे। 1857 के रिवोल्ट के बाद में देयर इज एंड ऑफ कंपनी रूल, मतलब पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है और दूसरी तरफ में सर क्राउन रूल यानी कि महारानी का शासन शुरू हो जाता है और भारत में अब महारानी रूल करेंगी। और महारानी कैसे रूल करेंगी, तो महारानी अपने भेजे गए कुछ लोगों के द्वारा रूल करेंगी। यानी कि सबसे पहले दिखाई देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है। 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है और इस पार्टिकुलर एक्ट में बोल दिया गया कि जो गवर्निंग अथॉरिटी थी वो हम ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे चुके हैं। अब अंग्रेजी शासन यानी कि महारानी जो है वही भारत को रूल करेगी। और इस एक्ट को पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इसको बोला गया एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत को सही तरीके से गवर्न करने के लिए एक एक्ट बनाए हैं। तो 1858 को एक्ट को क्या बोल रहे हैं, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अच्छा, दो मेजर चेंज क्या है सर, जो गवर्नर जनरल थे अब उसके जगह पे वॉइसरॉय आ चुके हैं और एक और नया पद आ गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन है, तो अंग्रेज का लंदन का एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। लंदन में जो कैबिनेट होगा ना, कैबिनेट का मिनिस्टर, उसके एक मंत्री को भारत भेजा जाएगा, वो हमारे देश में सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया होगा। मतलब कैबिनेट मेंबर विल बी अ पार्ट, कैबिनेट मेंबर विल बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यानी कि जिस तरीके से ब्रिटेन का लंदन का जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा वैसा ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भारत में करता हुआ नजर आएगा। बेसिकली ब्रिटेन पार्लियामेंट का एक मेंबर है। और ये वाला सिस्टम ये 1947 के रिवोल्ट, मतलब 1947 में जब तक देश आजाद नहीं होता तब तक ये दोनों पोस्ट आपको दिखाई देगा, वॉइसरॉय का भी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी, ठीक है। चलो, इसी दौरान पे हमारे भारत में कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स भी चल रहे थे। अब कहने के लिए दुनिया भर के रिफॉर्मर्स है, अपन उन्हीं रिफॉर्मर्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम का थीम है। सबसे पहले आपको रिफॉर्मर दिखाई देंगे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय बहुत ही कमाल के रिफॉर्मर है। ऐसा कहते हैं कि वो गिफ्टेड लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है, इनको दुनिया भर की भाषाएं आती थी। प्लस सर ये आइडियल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजन के विरुद्ध लड़ाई करते हुए नजर आते हैं, है ना। महिलाओं के अधिकार के प्रति, महिलाओं के अधिकार को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। प्लस कास्ट सिस्टम को भी ये मना करते हुए नजर आते हैं, ऑपरेस करते हुए नजर आते हैं। मैं अगर सिंगल वर्ड बताऊं कि राजा राम मोहन रॉय की पूरी विचारधारा किसके आसपास में, सो द वर्ड इज मोनोथिज्म। आप सभी ने शब्द का नाम सुना होगा, क्या सर, दिस इज द मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब पता है क्या है, मोनोथिज्म का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर की पूजा करना, जो राजा राम मोहन रॉय कहीं ना कहीं लोगों को बोलते हुए आते हैं, लोगों को समझाते हुए आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक ईश्वरवाद एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप कस्टम्स में, प्रथाओं में नहीं फंसोगे, आप एक ईश्वर की तरफ अपनी समर्पण दिखाओगे और कहीं ना कहीं आप रिलीजियस कस्टम्स से इंप्योरिटीज में नहीं फंसोगे। तो एक ईश्वरवाद यानी कि मोनोथिज्म की विचारधारा को प्रमोट करते हैं। इन्होंने दो किताब लिखा था। पहला किताब था सर गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, इससे क्वेश्चन आता क्या था, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। और दूसरा जो इन्होंने किताब लिखा था वो था सर परसेप्ट्स ऑफ जेसस। क्या था, परसेप्ट्स ऑफ जेसस। प्लीज इन दोनों किताब का नाम याद रखना, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एंड परसेप्ट्स ऑफ जेसस। इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसका नाम था ब्रह्मो समाज, और ब्रह्मो समाज के पहले इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, राइट, उसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, राइट।
आत्मीय सभा ये सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1814 में बनाया गया था और ब्रह्मो समाज 1828 में बनाया गया था। देखो मैं आपको एकदम कट टू कट वही बातें बता रहा हूं जो स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स में भी दिया हुआ है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, एकदम कोर फैक्चुअल पार्ट, प्लीज इनको मिस आउट मत करना। फिर आपको दिखाई देंगे नेक्स्ट आर्य समाज। आर्य समाज के जो प्रोपाउंडर थे उनका नाम था दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक स्लोगन दिया था रिटर्न टू वेदास, मतलब वेद की तरफ वापस चलो। अब कमाल की बात क्या है, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी ये कहते थे कि चलो, मतलब बाकी लोगों के लिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ब्रह्मो समाज के प्रोपाउंडर है राजा राम मोहन रॉय। अब जो इंडियन लोग है ना, वो ये कह रहे हैं कि यार जो राजा राम मोहन रॉय, इनको खुद अंग्रेजी है, ये तो खुद अंग्रेजी स्कूल से पढ़ करके आया है, तो ये क्यों हमें मना कर रहा है कि सती प्रथा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सती प्रथा तो भैया हमारा कस्टम है ना, हमारे इस भगवान ने भी सती किया था, उसने भी सती किया था, हम तो सती करेंगे। अब इस तरीके के आर्गुमेंट्स देकर के बहुत सारे भारत में लोग हैं जो रिफॉर्मिस्ट को काउंटर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम इनकी विचारधारा पे भरोसा नहीं रखते। उसी टाइम पीरियड में सर आर्य समाज आता है और आर्य समाज में आते हैं दयानंद सरस्वती जी। अब ये दयानंद सरस्वती इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई दयानंद सरस्वती इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जैसे ही दयानंद सरस्वती जी पिक्चर पे आते हैं तो इन्होंने अपना एक स्लोगन दिया, हिज स्लोगन वाज गो बैक टू वेदास। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या स्लोगन था इनका? इनका स्लोगन था सर रिटर्न टू वेदास। मतलब दयानंद सरस्वती जी का ये कहना था कि आप जो आज के टाइम पे इंप्यूरिटीज को फॉलो कर रहे हो, मतलब अगर आप आज के टाइम पीरियड पे है ना सती प्रथा देख रहे हो, चाइल्ड मैरिज देख रहे हो, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, सब इंप्यूरिटीज हैं। आप एक बार वेद की किताब को उठा करके देखो, वेद की किताबों में ना ही चाइल्ड मैरिज का जिक्र है, ना ही सती प्रथा का जिक्र है। मतलब इन चीजों को हमने खुद से स्टार्ट किया है। दीज थिंग्स आर नॉट मेंशन्ड इन दी वैदिक बुक्स। अब ये जब इन्होंने लॉजिकल काउंटर दिया, आर्गुमेंट दिया, तो सब लोग शांत हो गए। बिकॉज राजा राम मोहन रॉय को तो आप कह सकते हो कि अंग्रेज थे, अंग्रेजी स्कूल से पढ़ के आए, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट और है ना क्या बोलते हैं परसेप्ट्स ऑफ जैसे जैसे किताबें लिख रहे हैं। लेकिन ये इंसान तो कह रहा है कि आप वेद की किताब पढ़ो। आप मुझे वेद की किताब में दिखा दो कहां पे सती प्रथा का जिक्र है, कहां पे चाइल्ड मैरिज का जिक्र है। सही बात है भाई, कहीं भी जिक्र नहीं है। सो दैट इज द रीजन व्हाई ही सेड रिटर्न टू वेदास एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। इन्होंने बेसिकली एजुकेशन को प्रमोट किया, सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया। और अगर मैं आपको प्रीसाइजली बताऊं, एजुकेशन में इन्होंने ही डीएवी स्कूल्स की शुरुआत की। इसका नाम क्या था? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी स्कूल, क्योंकि इनका नाम है दयानंद सरस्वती अपने नाम पे, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी स्कूल की शुरुआत यहीं से होती है। और इन्हीं के द्वारा सर सोशल इक्वालिटी या सोशल रिफॉर्म कह सकते हो, समाज में एक रिलीजियस रिफॉर्म किया है। इस रिफॉर्म का नाम है सर शुद्धि मोमेंट। कोई मुझे बताएगा शुद्धि मोमेंट मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म शुद्धि? शुद्धि मोमेंट जो है ये बेसिकली इनके द्वारा शुरू किया गया। शुद्धि मोमेंट मतलब पता है क्या है? मतलब जितने भी हिंदू हैं जो अलग धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, वो वापस से हिंदुइज्म में, मतलब वापस से अपने धर्म में रिकन्वर्ट हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं शुद्धि मोमेंट। और ये शुद्धि मोमेंट की शुरुआत किसने की? शुद्धि मोमेंट किसने कराया? वो दयानंद सरस्वती जी ने कराया आर्य समाज के द्वारा। सो प्लीज नोट दिस डाउन एवरी वन ऑफ यू। ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं कि सोसाइटी में जो इविल्स है, सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, इन सबको खत्म करके सोसाइटी को इक्वल किया जाए। ये कहीं ना कहीं अलग विचारधारा मोनोथिज्म के द्वारा बोल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं उसी चीज को रिटर्न टू वेदास कहके बोलते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। इनके अलावा देयर आर सर्टेन मोर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। फॉर एग्जांपल अलीगढ़ मोमेंट में आपको दिखाई देंगे बहुत ही कमाल के पर्सनालिटी, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स करके प्रमोट किया हुआ है। इनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप सभी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना हुआ है। आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनाया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्टार्टिंग किया था सर सैयद अहमद खान जी ने। ये एक जर्नल लिखते थे, वो जर्नल पे क्वेश्चन आता है एंड दैट इज तहदीब उल अखलाक। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे इतना याद है? देखो मैंने बहुत सारे बैचेस में कॉन्टिन्यूसली एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है। अभी तक मैंने मॉडर्न इंडिया के लगभग 12 से 13 बैचेस पढ़ाए हुए। सो आई कीप ऑन रिवाइजिंग दिस फैक्ट्स ओवर एंड अगेन। बहुत ही इजी, अगर आप भी इन फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करोगे आप भी नहीं भूलोगे। तो आपको याद रखना है सर तहदीब उल अखलाक नाम का एक जर्नल था जो बेसिकली सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा लिखा गया था। इन्होंने भी बोला था कि इनका एक बहुत ही कमाल का कोट था। ये कहते थे कि जितने भी मुस्लिम्स हैं वो पॉलिटिक्स में तब तक ना जाएं जब तक वो एडुकेट ना हो जाए। इनका ये बोलना था कि जो हिंदू हैं जो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, तो आप हिंदू से कंपेयर करने की जगह आप पॉलिटिक्स में आने से पहले एजुकेशन पे फोकस करो। क्योंकि आप सभी को पता है एक अनएडुकेटेड इंसान अगर पॉलिटिक्स में आएगा तो हमारे देश का क्या हाल होगा। आज के टाइम पीरियड में आपको बहुत सारे ऐसे अनएडुकेटेड लोग दिखाई देंगे जो अनपढ़ है और इंडियन पॉलिटिक्स में। बिकॉज डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है कि 4 लोगों ने जिस गधे को चुन लिया वो भी मंत्री बन जाएगा, वो पढ़ा लिखा हो या फिर वो अनपढ़ हो। अनपढ़ है तभी वो गधा है, राइट, और वो मंत्री बन जाता है। ये आज के टाइम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और इसी चीज को कहीं ना कहीं इन्होंने बोल दिया था कि पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आओ।
राइट मतलब आई एम सरप्राइज टू सी बहुत सारे आज के टाइम पीरियड में आपको लीडर्स दिखाई देंगे जो बहुत सारे बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स, महात्मा गांधी और पता नहीं कितने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट आजकल एक फैशन हो गया कि आप अपने फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट में कुछ बोलोगे तो आप कूल लगोगे, बट लेट मी टेल यू आप कूल नहीं लगोगे, आप बहुत बड़े फूल लगोगे। इसका रीजन बता रहा हूं मैं। द रीजन इज दैट जब हमारा संविधान लिखा गया था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, आप एक बार जाकर के चेक करना, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने पढ़े लिखे लॉयर्स का डोमिनेट था, मतलब जितने वो डोमिनेंट थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसी का नतीजा है कि आपके पास में इतना प्रॉपरली फुल फ्लेजेड कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हमारे देश में ऐसे पढ़े लिखे लोग नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते तो शायद हमारा देश 1947 में आजाद नहीं होता और 25-30 साल बाद होता और 40-50 साल बाद भी हो सकता था। जो आज के टाइम पीरियड में अनपढ़ मंत्री, पुराने पढ़े लिखे लीडर्स के अगेंस्ट में बात बनाते हैं, आप उनके एजुकेशन लेवल को चेक करो जो इस चीज को फैला रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आज से 70 साल 80 साल पहले जो इंसान मर गया देश के लिए कुछ बहुत बड़ा करके, उसने जितना एकेडमिक क्वालिफिकेशन अचीव किया था ना, उसका 10% भी नहीं है इनके पास में, जो आज के टाइम पीरियड में उनके अगेंस्ट में नेगेटिव चीजें फैला रहे हैं। So that is the reason why I say this to all of you कि 90% लोग हमारे फ्रीडम फाइटर्स को वही क्रिटिसाइज करते हैं, गाली देते हैं, जो खुद नहीं पढ़ते उन फ्रीडम फाइटर्स को। If you read their history, you will actually have a sense of respect for them, and that matters the most. I think this should be clear to all of you, right? चलो इसके आगे आपको दिखाई देगा सर रामकृष्ण मिशन, इट इज बाय द विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल सर्विस एंड हार्मनी, प्रैक्टिकल वेदांत फिलोसफी, ऐसी चीजों को प्रमोट किया गया है। रामकृष्ण मिशन को किसने प्रमोट किया? तो सबसे पहले आपको पता चलेगा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत में से विवेकानंद जी ने की है, लेकिन विवेकानंद जी अपने गुरु, उनका नाम था परमहंस रामकृष्ण, इनके नाम पे इन्होंने इस मिशन की शुरुआत की थी। बेसिकली परमहंस रामकृष्ण जी के द्वारा, मतलब उनके नाम पे। और विवेकानंद जी कौन थे? ये वही इंसान है जो यूथ को मोटिवेट करते हैं। आप सभी ने इनका कोट सुना होगा, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। तो इनका जो नीश था वो कहीं ना कहीं यूथ को लेकर के था। दैट इज व्हाट विवेकानंद वाज वेरी कंसर्न्ड। इनका सबसे इंटरेस्टिंग सा सबसे पहला एक इन्होंने स्पीच दिया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, चिकागो में, यूएस में, जो बहुत ही फेमस है विवेकानंद जी का स्पीच, जिसमें इन्होंने कहा था लेडीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे अमेरिकन की इंग्लिश क्या होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, बट फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के द्वारा इन्होंने एक कोट डाला। इन्होंने बताया कि एक सेंस ऑफ हार्मनी एंड यूनिटी भी हो सकती है हमारे बीच में। लॉट ऑफ पीपल एप्रिशिएटेड हिज स्पीच, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन चिकागो में हुआ था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज इन द ईयर ऑफ 1897। प्लीज गो एंड रीचेक दिस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 1897 में ये हुआ था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स कवर अप किए। करने के लिए तो बहुत सारे हैं, बट वी आर गोइंग विद वन शॉट, जहां पे इंपॉर्टेंट है हम बस उसी को फोकस करके आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती है, उसी में सर इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी शुरुआत होता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत A.O. ह्यूम करते हैं, राइट। क्या नाम है इनका? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, राइट। A.O. ह्यूम जी ने स्टार्ट किया था। ये एक्चुअली में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। बेसिकली इन्होंने इसकी शुरुआत की, और इस पार्टिकुलर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला सेशन हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में। और ये कब हुआ है सर? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ है बॉम्बे में। और पूरे देश से 72 रिप्रेजेंटेटिव 72 representatives join this particular session। इंपॉर्टेंट क्या है सर? ये जो सबसे पहला सेशन हुआ है, प्लीज नोट दिस डाउन एवरी वन ऑफ यू। ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था सर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहां हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में सबसे पहला सेशन हुआ था, राइट। और आपको पता चलेगा इसका एम क्या था कि हमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है ताकि हम अंग्रेजों के अगेंस्ट में आवाज उठा सके। फिर बहुत सारी थियरीज आती है ना, लाइटनिंग कंडक्टर थियरी और बहुत सारी थियरीज आती है। तो थियरीज का यही सब कहना था। कोई ऐसा कह रहा है कि अंग्रेजों ने जानबूझ के इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया हुआ है ताकि अगर भारतीय कभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे तो अंग्रेजों को पहले ही पता चल जाएगा, ताकि 1857 की तरह अंग्रेज के अगेंस्ट में भारतीय कोई क्रांति ना कर पाए। अंग्रेज को पहले ही पता चल जाएगा, अंग्रेज पहले ही काउंटर कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसा कहते थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन से हमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब भी हम अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे और अंग्रेज हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो हम पता है क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा थोड़ी बनाया हुआ है, ये तो A.O. ह्यूम साहब का बनाया हुआ है, तो हम इनकी मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं ताकि हमें कोई क्रश ना कर सके, इंडियंस को अंग्रेज क्रश ना कर सके, इसलिए हम इसमें काम कर रहे हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे, राइट। इसी में अलग अलग नाम से इन थियरीज को जाना जाता है। कोई इसको कॉन्स्पिरेसी थियरी कहता है, कोई इसको बोलता है लाइटनिंग कंडक्टर थियरी कहता है, राइट। सो डिफरेंट थियरीज डिफरेंटली नेम्ड बाय डिफरेंट पीपल। एनीवेज उसको आप लोग एक बार कोर स्टैटिक बुक से रिवाइज कर लेना, सेम कंटेंट आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 1885 से लेकर के 1905 का ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं मॉडरेट फेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
मॉडरेट मतलब क्या? ये वो लीडर्स हैं जो अंग्रेजों के सामने प्रेयर्स करके, पिटीशन करके अपनी बात रखते हैं। मतलब ये इस टाइम पीरियड में सर हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें प्रेयर एंड पिटीशन देखने को मिलता है। मॉडरेट के टाइम पीरियड में क्या देखने को मिलता है? वी सी प्रेयर एंड पिटीशन। 1885 से लेकर के 1905 के बीच में टाइम पीरियड दिखता हुआ नजर आएगा। इसमें सबसे पहले पर्सनालिटी है सर दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले क्या किया? स्वराज की बात की है कि हमें अंग्रेजों से क्या करना है? स्वराज लेना है, दैट देयर शुड बी सेल्फ रूल, राइट। इसकी बात सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट हुई है। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने भी कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से रिफॉर्म करने की आवश्यकता इसको लेकर के इन्होंने आवाज उठाया था। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? ये वही इंसान है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोखले साहब थे, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर। इन लोगों का डिमांड क्या है? हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमारे प्रशासन में रिफॉर्म हो सके, इंडियंस को कम से कम आप लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बढ़ाओ, देयर शुड बी मोर इंडियंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले, दीज आर द कोर डिमांड्स दैट दीस पीपल आर आस्किंग। साथ में इनका मेथड क्या है सर? प्रेयर्स एंड पिटीशन, पब्लिकली अपील करना। संवैधानिक रूप से हमें चीजें मिले, यहाँ पे कहीं पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जन आंदोलन की बात कर रहा है, बिकॉज मॉडरेट्स का हमेशा ऐसा मानना था कि अंग्रेज बुरे लोग नहीं है, अंग्रेजों को हमारी समस्या नहीं पता। मतलब ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेज जो लंदन में बैठे हुए हैं उन्हें हमारी समस्या नहीं पता, अगर वो हमारी समस्या जानेंगे तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, वो लोग बुरे नहीं है, ऐसा ये लोग यहाँ पे कहते हुए नजर आते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन सी फ्रॉम दीस पीपल स्टडीइंग आउट देयर, राइट। कौन है सर ये? दे आर दी मॉडरेट फेज लीडर्स, ठीक है। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में मॉडरेट लीडर्स ने बताया किस तरीके से भारत की इकोनॉमी को ड्रेन किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें आपको सबसे पहला ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिखाई देगा दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली थ्योरी दी थी, क्या नाम था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और इनकी एक किताब थी, इस किताब का नाम है सर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब भारत में कैसे पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल हो रहा है, इसको 1901 में लिखा गया था। आप गेस करोगे? आप इमेजिन नहीं कर सकते। सबसे टफ होता है एस्पिरेंट के लिए कि ड्रेन थ्योरी को दादा भाई नौरोजी ने प्रमोट किया, यही याद कर ले वो। इससे ज्यादा टफ होता है कि दादा भाई नौरोजी ने क्या किताब का नाम लिखा था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और ये सबसे एब्सर्ड है कि आपसे ये पूछा जाए कि इस किताब को किस साल में लिखा गया था। एंड ट्रस्ट मी, ये यूपीपीएससी के एग्जाम में अभी रिसेंट ईयर में आई थिंक एक आध साल पहले पूछा गया, 1901 में इस किताब को लिखा गया था। मतलब जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, व्हेन आई हैड टॉट दिस थिंग टू एस्पिरेंट्स व्हेन दे केम आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल एंड दे सेड कि सर ये क्वेश्चन आया था, दिस वाज स्ट्रेटली फ्रॉम द नोट्स। इवन आई डिडंट नो कि इतने लेवल तक वो घुस करके पूछेंगे, बट समहाउ दिस कमीशन एग्जाम यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, जितना हो सके। वन शॉट है, पूरा तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन एज एंड व्हेन जितना करा सकूंगा उतना डेफिनेटली करूंगा। और मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी है कि यूपीएससी प्रीलिम्स आने से पहले, जैसे अपन ने पॉलिटी का एक पूरा मैराथन मतलब एक सीरीज करा है ना 25 वीडियो का, वैसे 15 से 18 वीडियो का मॉडर्न इंडिया का भी एक सीरीज करा के मॉडर्न इंडिया को अच्छे से कवर अप करें, है ना। एक घंटे की वीडियो में 1 से 1.5 घंटे की। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्लास, तो दूसरा थियरी था सर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये थियरी क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये कह रहे हैं किस तरीके से भारत से वेल्थ को लूटा जा रहा है। अब मैंने आपको बता दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब क्या है। मतलब क्या? इंडिया से रॉ मटेरियल इंग्लैंड में आ रहा है और उस सस्ते सामान से इंग्लैंड मैन्युफैक्चर करके वापस इंडिया को बेच रहा है। मतलब सस्ता सामान भी मिल रहा है और एक मार्केट भी मिल रहा है अपने सामानों को बेचने के लिए। मतलब भारत को ड्रेन कर देना, पूरी तरीके से वेल्थ इंडिया का ड्रेन कर लेना। दूसरा थियरी है सर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब जब आप भारत से रॉ मटेरियल ले रहे हो तो इस तरीके से लो कि भारत की इंडस्ट्रीज ही खत्म हो जाए, भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाए। इस चीज को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत की जो नेटिव इंडस्ट्रीज है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते हुए नजर आ रही है यहाँ पे। तीसरा है सर इकोनॉमिक नेशनलिज्म में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। मतलब क्या है? भारत में अब लोगों के अंदर में भावना आ रहा है कि हमें सेल्फ रिलायंस, इंडिजिनस डेवलपमेंट, खुद से खुद का विकास हो सके, इन चीजों पे हम फोकस करें। इसका भी ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से पता चल रहा है कि इकोनॉमी को कैसा लूटा जा रहा है। इसके बाद आता है सर एक्सट्रीमिस्ट का फेस। अब देखो मॉडरेट के फेस में कुछ खास हो नहीं पाया, ये प्रेयर पिटीशन करते रह गए। तब हमारे देश में कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आते, फॉर एग्जांपल बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। इनको पता है क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लाल बाल पाल, ऐसे लाल बाल पाल कह के इनको बुलाया जाता है, ट्रायो, ठीक है। अच्छा, ये लीडर्स क्या कर रहे हैं? व्हाट दे आर फोकसिंग? तो इनका जो सबसे ज्यादा फोकस है, द फोकस इज ऑन बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। मतलब जो भी फॉरेन गुड्स है अपन उसको बॉयकॉट करेंगे, अपने देश में स्वदेशी चीजों को फॉलो करेंगे और इनफैक्ट हम नेशनल एजुकेशन भी कहीं ना कहीं स्वदेशी रूप से करेंगे। अच्छा, एक और कमाल की बात, अंग्रेजों के बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे थे जिसमें आपको है ना कुछ इंपॉर्टेंट से रिफॉर्म्स दिखाई देंगे। मैं आपको उनका नाम बता दूंगा। बेसिकली दो तरीके से विचारधारा दिखाई दे रही है। एक है सर ओरिएंटलिस्ट और एक है पता है एंग्लिसिस्ट। क्या है? एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट में क्या डिफरेंस है? ओरिएंटलिस्ट वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भारत में जो पढ़ाई करा रहे हो उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में कराओ। मतलब भारत में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो
तो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ। एंग्लिसिस्ट वाले ये कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, जो भी पढ़ाई भारत में हो रहा है उसको आप इंग्लिश में कराइए, देयर शुड बी इंग्लिश लैंग्वेज एज अ प्राइमरी मीडियम ऑफ एजुकेशन, राइट। और कहीं ना कहीं एंग्लिसिस्ट को प्रमोट करते हुए बहुत सारा रिफॉर्म, बहुत सारी कमेटी आएंगे, फॉर एग्जांपल हंटर कमीशन आएगा एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं इंग्लिश एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करेगा, राइट। और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आपको आते हुए नजर आएंगे। एनीवेज, तो इसीलिए इंडियंस ने उस वक्त स्वदेशी की बात की। सबसे कमाल का इवेंट होता है सर 1905 में, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को डिवाइड करने की बात सबसे पहले लॉर्ड कर्जन जो उस वक्त वॉइसरे थे, इन्होंने उठाया था। अब रीजन क्या है समझो, हमारा जो भारत है, हमारा जो बंगाल है, अगर मैं आपको ऐसे तरीके से मैप में दिखाऊं तो यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे आप आज का इंडिया ये देख रहे हो ना, लेकिन पहले इंडिया का पार्ट ये था, ये वेस्ट बंगाल भी इंडिया का ही पार्ट था। तो ये कह रहे थे कि ये जो बंगाल प्रोविंस है ये बहुत बड़ा प्रोविंस है, और जो ईस्ट बंगाल है, जो कि आज का बांग्लादेश है, इसमें मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, और जो वेस्ट बंगाल है, जो आज का भारत है, यहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। अब पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा था, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे, दो अलग अलग प्रोविंस था, और दो अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग तरीके के लोग रूल करते हुए नजर आ रहे थे। तो मतलब रूल नहीं कर रहे थे, रह रहे थे बेसिकली। अंग्रेजों को ये लग रहा था कि बंगाल वाले एरिया से बहुत ही बड़े स्केल पे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही है, और लोग जो है अपने डिमांड को सामने रख रहे हैं, कहां पे सर, ये बंगाल वाले एरिया से। तो ब्रिटिशर्स का पता है क्या कहना था, ब्रिटिशर्स का ये कहना था क्यों ना हम बंगाल को ही डिवाइड कर दे, ताकि एक तरफ मुस्लिम को निकाल देंगे, एक तरफ हिंदुओं को कर देंगे, और हिंदू और मुस्लिम के बीच में जितना टेंशन पैदा करेंगे उतना ज्यादा हम इनके आने वाले रिवोल्ट्स को क्रश कर देंगे, बिकॉज बंगाल से बहुत सारा रिवोल्ट सामने आ रहा था। तो अंग्रेजों का ये मानना था कि बंगाल को हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड कर दो। और इन्होंने पता है रीजन क्या दिया, इन्होंने रीजन दिया कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो रहे हैं, हम अपने प्रोविंसेस को स्प्लिट कर रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाए। लेकिन डाउन द लाइन सबको पता था कि अंग्रेजों की फिलॉसफी है डिवाइड एंड रूल, वो डिवाइड एंड रूल फिलॉसफी के द्वारा ये चीज को डिवाइड कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। उल्टा उन्होंने मुस्लिम्स को ये बोल दिया कि देखो इससे आपका ये फायदा होगा कि आपके लिए हम ज्यादा विकास कर पाएंगे, हिंदू लोग बहुत डेवलप कर गए हैं। और ये भी दिखा रहे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बस हिंदुओं की पार्टी है, आपका कोई नहीं पूछ रहा, हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। ऐसा अंग्रेजों ने करके बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, किसको, जो भी हमारे मुस्लिम्स भाई थे उस टाइम पे, राइट। तो इस तरीके से पता चलेगा सर पार्टीशन ऑफ बंगाल को इंप्लीमेंट किया गया लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में, राइट। 1905 में इसको डिवाइड कर दिया गया, बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। 1905 से लेकर 1911 तक बंगाल का विभाजन रहा, बहुत जम करके पूरे बंगाल में, तो बंगाल पूरा देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था सर, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, और स्वदेशी मूवमेंट को एक्सट्रीमिस्ट लीडर चला रहे थे। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर की पता फिलॉसफी क्या थी, एक्सट्रीमिस्ट लीडर की फिलॉसफी थी सर पैसिव रेसिस्टेंस। क्या थी, पैसिव रेसिस्टेंस। अब पैसिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब हम आपको रेसिस्ट करेंगे, हम मॉडरेट्स की तरह नहीं है कि हाँ सर आइए बैठिए, क्या प्रेयर एंड पिटिशन पे बिलीव कर रहे हैं, नहीं, हम पूर्ण रूप से आपको रेसिस्ट करेंगे। पैसिव रेसिस्टेंस वाली विचारधारा पे बिलीव करते थे, और इसी कारण एक्सट्रीमिस्ट का सबसे बड़ा मतलब बेस कह सकते हो कि इनको ऑडियंस, आम जनता बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी। मॉडरेट्स को आम जनता सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्यों, क्योंकि मॉडरेट्स बहुत पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे लोगों की संख्या भारत में उस वक्त बहुत कम थी। तो मॉडरेट्स जो प्रेयर्स डाल रहे हैं, जो पिटीशन डाल रहे हैं अंग्रेजी भाषा में, इंडियंस को समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज अल्टीमेटली इंडियन मतलब क्या, जो गांव में रहने वाले लोग हैं। आज भी आप जाकर के देख लो गांव में कितने लोग हैं जिनको प्रेयर और पिटीशन समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, राइट। बहुत बहुत कम लोग दिखाई देंगे आपको। उस टाइम पे आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले और सिचुएशन बुरा था। मॉडरेट के साथ फायदा क्या, एक्सट्रीमिस्ट के साथ फायदा क्या, इनको ये प्रेयर पिटीशन नहीं करना, ये सीधा बोल रहे हैं कि अंग्रेजों के अगेंस्ट हम लोग एक जन आंदोलन कर रहे हैं। अब जितने भी गांव के लोग हैं, अमीर से गरीब, मर्चेंट से बिजनेसमैन, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सब सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि इनको मास बेस्ड सपोर्ट मिलता था, जो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। अब अंग्रेज चाह रहे थे कि हम कैसे भी करके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में डिफरेंस पैदा कर दे, और ये डिफरेंस पैदा करने में सफल भी होते हैं। अंग्रेज बोलते हैं मॉडरेट्स को कि देखो हम आपके देश में कुछ सुधार करना चाह रहे हैं, संवैधानिक सुधार, वी वांट टू मेक सम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, लेकिन ये सुधार तभी पॉसिबल है जब एक्सट्रीमिस्ट शांत होंगे। तो मॉडरेट्स ने बोल दिया कि देखो भैया एक्सट्रीमिस्ट तो हमारी बात भी नहीं सुन रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है मॉडरेट्स की बात एक्सट्रीमिस्ट सुन नहीं रहे थे, और एक्सट्रीमिस्ट इसलिए नहीं सुन रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मॉडरेट से तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि मॉडरेट्स पिछले 50-60 साल से कुछ नहीं कर पाए थे। दोनों के बीच में पहले से नाराजगी चल रही थी, और ये नाराजगी और बढ़ गया सूरत में। सूरत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है 1907 में, और इन दोनों के बीच में टूट हो जाता है, मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट उस सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में एक साथ बैठे थे, और दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। किसी ने किसी पर चप्पल फेंका, किसी ने अपना क्या तौलिया फेंका, किसी ने किताब फेंका, आपस में फेंका फेंकी होना शुरू हो गया, दोनों में लड़ गए, और उस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में टूट गया, एक हो गया मॉडरेट और एक हो गया एक्सट्रीमिस्ट।
और मॉडरेट्स ने जाकर के अंग्रेजों के साथ दोस्ती कर लिया कि आप हमारे देश में संवैधानिक सुधार लेकर के आइए, हम एक्सट्रीमिस्ट का साथ नहीं देंगे। अंग्रेजों ने जम करके जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनके ऊपर में डंडा बरसा दिया, आधों को तो जेल में डाल दिया, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया, आधे एक्सट्रीमिस्ट लीडर तो बेचारे देश छोड़ करके भाग गए। और मॉडरेट्स को जो अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था कि हम संवैधानिक सुधार कुछ बहुत ही बेहतरीन लेकर के आएंगे, कुछ भी बेहतरीन सुधार नहीं था। कहीं ना कहीं बाद में मॉडरेट्स को भी समझ में आ गया कि अंग्रेजों ने उनको बेवकूफ बना दिया और भारत में जो एक एकता बढ़ रहा था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का एक साथ में, उसको तोड़ दिया गया बेसिकली 1907 के सूरत स्प्लिट के बाद में। अब समझो इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं इससे ये बता रहा हूं कि 1905 में अंग्रेजों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को तोड़ करके जो अचीव करना चाहते थे वो तो उनसे अचीव हुआ नहीं। क्या अचीव करना चाहते थे? 1905 में ब्रिटिशर्स बंगाल को तोड़ करके अचीव करना चाहते थे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को सप्रेस कर दें। तो बंगाल को तोड़ने से ये उल्टा हो गया, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, लोगों ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में और आवाज उठाना शुरू कर दिया। तो ऐसा कहते हैं कि 1905 में अंग्रेजों ने जो प्लान किया था कि हमें भारत के नेशनलिस्ट मूवमेंट को खत्म करना है पार्टीशन ऑफ बंगाल करके, ये 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल से अचीव नहीं हुआ, ये अचीव हुआ अंग्रेजों को 1907 के सूरत स्प्लिट से। मतलब जो चीज अंग्रेज 1905 में अचीव करना चाहते थे पार्टीशन ऑफ बंगाल से, वो उनको मिला सर 1907 में सूरत स्प्लिट से। इसीलिए महात्मा गांधी हमेशा, जब आगे गांधी जी आएंगे, हमेशा अपील कर रहे हैं लोगों को कि आप सब एक साथ एकजुट होकर के अंग्रेजों के अगेंस्ट आवाज उठाइए, क्योंकि गांधी जी ने भारत के इतिहास को देखा था कि पिछले 100 साल से अंग्रेज किस तरीके से डिवाइड एंड रूल करके हमें रूल कर रहे हैं। That is the reason why Mahatma Gandhi wanted Muslims to be a part of non-cooperation movement, which later became non-cooperation Khilafat movement. That is the reason why Mahatma Gandhi was against of giving separate electorate to the backward communities. The people who criticize, abuse Gandhi actually do not know his mental intellect level. Anyways, let's not get into this. अब एक और कमाल का इवेंट सर 1905 से लेकर 1911 के बीच में पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण जम के क्रांति चल रहा है, लोग परेशान हैं। 1911 में जाकर के अंग्रेजों ने उस लोगों के पब्लिक रिवोल्ट, अनरेस्ट को खत्म करते हुए ये कह दिया, चलो भैया पार्टीशन ऑफ बंगाल हम खत्म कर रहे हैं, वापस से आपके बंगाल प्रोविंस को जोड़ दे रहे हैं। 1911 में बंगाल को वापस से जोड़ दिया गया। मतलब द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज इवेंचुअली रिवोक्ड ड्यू टू परसिस्टेंट पब्लिक अनरेस्ट। अब इससे क्या हुआ, 1905 में इन्होंने जो मुस्लिम्स को कहा था कि देखो हम आपके लिए एक अलग प्रोविंस बना रहे हैं क्योंकि हम आपका विकास चाहते हैं, अब मुस्लिम को भी समझ में आ गया था कि अंग्रेज किसी का विकास नहीं चाह रहे भैया। 1911 में तो उन्होंने वापस से हमें वापस जोड़ दिया, अगर वो हमारा विकास चाहते तो शायद ये काम ही नहीं करते। और ये बात सही भी है, अंग्रेज किसी के नहीं थे, दे वर ऑफ नो वन, दे जस्ट वांटेड टू फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट। तो 1907 का सूरत स्प्लिट समझ में आ गया है, किस तरीके से स्प्लिट हुआ, दोनों के बीच में डिविजन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये डिविजन्स क्यों होता है, क्योंकि जो मॉडरेट्स थे ये कह रहे थे कि हम धीरे धीरे करके सुधार लाना चाहते हैं, ग्रेजुअल सुधार होगा, संवैधानिक रूप से करेंगे, पिटिशंस डालेंगे, स्पीच और नेगोशिएशंस के द्वारा करेंगे। इनके लीडर थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि भैया हमें स्वराज चाहिए इमीडिएटली, हम ये सब नहीं सुनेंगे कि हम संवैधानिक रूप से सुधार की बात कर रहे हैं, 60 साल बीत गया सुधार ही नहीं आ रहा, हमें स्वराज चाहिए और हम मास एजिटेशन करेंगे, लोगों के साथ जुड़ करके जन आंदोलन करेंगे, जो अंग्रेजी सामान है उसको बॉयकॉट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। और इनके लीडर थे लाल बालपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। राइट, इन दोनों के बीच में टूट पड़ गया, जो कहीं ना कहीं 1907 में आपको सूरत स्प्लिट के रूप में दिखाई देगा। अंग्रेज कहीं ना कहीं सूरत स्प्लिट का फायदा उठा करके इनको क्या करते हैं सर, तोड़ देते हैं। बाद में जाकर के 1916 में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, 1907 में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में फाइट हुआ था वो 1916 में जाकर के वापस से खत्म होता है लखनऊ पैक्ट से। आई थिंक दिस इज द लखनऊ पैक्ट और लखनऊ सेशन। यानी कि 1907 में मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डिफरेंस आ गया था, है ना, और 1916 में वो डिफरेंस खत्म हो गया। एंड दिस मतलब दे एक्चुअली गॉट रीयूनाइटेड। 1916 में आकर के वो वापस से मिलते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। और अब 1916 के बाद से महात्मा गांधी जी के आंदोलन होंगे और सब एक साथ गांधी जी को सपोर्ट करते, इस तरीके से देश हमारा आजादी की तरफ में चलता हुआ नजर आता है। दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू, राइट? तो क्वेश्चन आएगा कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को कौन से सेशन में जोड़ा गया था? 1916 के लखनऊ सेशन में जोड़ा गया था। प्लीज गेट दिस थिंग्स करेक्ट, इसको गलत नहीं करेंगे, है ना। अब देखो इसी बीच 1916 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती हुई यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखो मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी है जिसका फॉर्मेशन इस बेसिस पे किया गया है कि हम मुस्लिम्स के हित में इस पार्टी को बना रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने जम करके एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिम्स को कोई नहीं पूछता, ये मुस्लिम्स की पार्टी नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ कंप्लीट हिंदू पार्टी। ये प्रोपेगेंडा अंग्रेजों ने बहुत फैलाया था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंस पैदा हो जाए। अब इस प्रोपेगेंडा को कुछ मुस्लिम लीडर्स अपने बेनिफिट के लिए फैला रहे हैं, क्योंकि उनको पावर में आना है, सत्ते में आना है।
वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी दिखाना पड़ेगा, वो ये सब नहीं करना चाहते, उनको शॉर्टकट चाहिए। सो दे स्टार्टेड सपोर्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब कैसे इसका शुरुआत होता है सर? तो सबसे पहले ये ढाका बांग्लादेश में इसकी शुरुआत होती है 30 दिसंबर 1906 में, है ना। इन्होंने बहुत अंग्रेजों को लॉयल्टी दिया है, क्योंकि अंग्रेज भी चाहते थे कि कैसे भी हिंदू मुस्लिम तोड़ दे, और ये लोग भी बहुत लॉयल्टी दे रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कभी भी ब्रिटिशर्स को लॉयल्टी नहीं दिया, ये याद रखना यार, है ना। और कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि हम सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी वाला एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। अब इसमें मुस्लिम्स की बात कहते हुए नजर आते हैं ये लोग, लेकिन अगर आप जेन्युइन बेसिस पे देखो तो मुस्लिम लीग में जितने मुस्लिम्स हैं उससे ज्यादा मुस्लिम्स तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, उससे ज्यादा मुस्लिम। खान अबुल जफर खान, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, राइट, उनको आप फ्रंटियर गांधी कहते हैं, कितने बड़े है ना नेशनलिस्ट, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब इसी टाइम पीरियड में एक नया आंदोलन होता है सर, दैट इज द होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट 1916 में। बेसिकली इसका नाम से पता चल रहा है होम रूल, यानी कि हम खुद से खुद को रूल करना चाहते हैं, वी वांट दिस होम रूल 1916 में। और दो लोगों ने स्टार्ट किया था, एक तो आपको बाल गंगाधर तिलक दिखाई देंगे, और दूसरे तरफ में जस्ट अ सेकंड, यस, दूसरे तरफ में आपको यहाँ पे एनआई बसंत दिखाई देंगी। इन दोनों ने मिलकर के होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की 1916 में। देखो बेसिकली अलग अलग जगहों पे अलग अलग ग्रुप्स में इस मूवमेंट को स्प्रेड किया गया। इस टाइम पीरियड में भारत में जो नेशनलिज्म था वो बहुत ही पैसिव हो गया था, लोग सुस्त हो गए थे, क्योंकि ऑलरेडी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई हो गया था। फिर जाकर के 1916 में इनके बीच में दोस्ती होता है, और सबसे पहली बार थोड़ा सा एक्टिविटी में लोग आना स्टार्ट करते हैं जब होम रूल लीग का फॉर्मेशन होता है कि अब हम लोग अपने अपने एरिया को खुद से रूल करेंगे, खुद से खुद को रूल करने का हम डिमांड रखेंगे अंग्रेजों के सामने। इसमें एक टर्म आता है सर, दैट इज द डोमिनियन स्टेटस। मैं आपको टर्म समझाता हूं। पता है डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जैसे भारत है, अब इस पूरे भारत में अंग्रेजों ने शासन किया हुआ है, तो इंडियंस का ये कहना है कि देखो आप भारत पे शासन करिए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो छोटा छोटा एरिया है जहां पे हम रहते हैं, जो हमारे प्रोविंसेस हैं, इन एरिया पे आप हमें खुद को रूल करने दीजिए। आप यहाँ पे हमें सेल्फ रूल दे दीजिए कि हम इन छोटे छोटे एरिया में अपने इश्यूज को हम खुद से रूल करेंगे, इसमें अंग्रेज इंटरफेयर नहीं करेंगे कि हमारे एरिया में क्या कस्टम है, क्या लैंग्वेज है, कैसे पढ़ाना, ये सब हम खुद से करेंगे। आप नेशनल स्टेज पे आकर के लॉ एंड ऑर्डर को देख लो, कम्युनिकेशन को देख लो, किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसी देश से आपको दोस्ती करना, डिप्लोमेसी आप वो देख लो, मिलिट्री डिफेंस आप देख लो, आप ये सब देख लो, हमें हमारे हिसाब से रूल करने दो, हमें डोमिनियन स्टेटस दो एटलीस्ट, कि हम अपने हिसाब से अपने आप को रूल कर सके। तो सबसे पहले डिमांड्स ऐसे ही थे कि हमें स्वराज दे दो, अपने अपने एरियाज में हम रूल कर सके, ठीक है। ये सेल्फ रूल का कहीं ना कहीं डिमांड इनके सामने आता हुआ नजर आता है। किसके किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनआई बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक जी का जो बेस था वो था महाराष्ट्र में, एनी बेसेंट ने पैन इंडिया इसको स्प्रेड किया, मतलब पूरे देश में कहीं ना कहीं होम रूल मूवमेंट को, होम रूल मूवमेंट को स्प्रेड किया 1916 का, और इनका बेस था महाराष्ट्र में। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि गणपति फेस्टिवल में बहुत ज्यादा मैसेजेस को सेंड करते थे। मतलब गणपति फेस्टिवल होता था ना, वहां पे सब लोग एक साथ इकट्ठा होते थे, तो वहां पे जाकर के बताते थे कि हमें अंग्रेजों के अगेंस्ट अगला प्लान क्या करना है, कैसे आगे लेकर के चलना है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज लोगों को ये दिखाते थे कि देखो बाल गंगाधर तिलक तो एक हिंदू है और ये गणपति फेस्टिवल में हमारे अगेंस्ट प्लान कर रहा है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन ऐसा नहीं है, राइट, इट वाज नॉट द केस। बाल गंगाधर तिलक जी का लोगों से कम्युनिकेट करने का, स्प्रेड करने का मैसेज तरीका अलग था, बट ये कहीं से भी ऐसे नहीं थे कि जस्ट ही वांटेड टू प्रमोट हिंदू आइडियोलॉजी। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस में इतने मुस्लिम्स थे जितने तो मुस्लिम लीग में नहीं थे कई सालों तक, लेट मी टेल यू, राइट। चलो भैया, अब आपको दिखाई देगा लखनऊ में 1916 का पैक्ट होता है। अब ये पैक्ट देखो, लखनऊ में बहुत सारे पैक्ट हुए, एक और लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी आपको दोस्ती दिखाई देता हुआ नजर आएगा। सो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉर इंडिया सेल्फ गवर्नेंस। मतलब ये कह रहे हैं कि हम दोनों एक साथ मिल करके भारत के गवर्नेंस को लेकर के बात करते हैं अंग्रेजों से सामने। तो इसमें आपको लीडर दिखाई देंगे बाल गंगाधर तिलक इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और मुस्लिम लीग से आपको दिखाई देंगे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से कहीं ना कहीं दोनों ने आपस में मिलकर के क्या किया सर, एक पैक्ट किया 1916 में। तो 1916 के पैक्ट में आपको दिख रहा है ना कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दोस्ती हो रहा है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में दोस्ती हो रहा है, सब आपस में दोस्ती कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सबका सेम है कि हमें अपना सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड रखना है सामने, और माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। माइनॉरिटी कहने का मतलब है कि मुस्लिम्स अपने आप को माइनॉरिटी बता रहे, तो हमारा अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा डिमांड सामने आए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे सपोर्ट किया, ठीक है भैया हम आपके डिमांड को सपोर्ट करेंगे, इस चीज को यहाँ पे शुरू किया गया। 1915 में सर महात्मा गांधी जी भारत में आते हैं, और महात्मा गांधी भारत में आने के बाद में दो फिलॉसफी पे काम करते हैं, एक है सत्याग्रह और एक है अहिंसा।
सत्याग्रह मतलब सत्य के रास्ते से चलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, और अहिंसा मतलब वायलेंस का इस्तेमाल न करना। बहुत लोग महात्मा गांधी जी के अहिंसा का बहुत मजाक उड़ाते हैं, बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं अहिंसा की विचारधारा कितनी स्ट्रांग थी, आपको आने वाले आधे घंटे में दिख जाएगा, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूं अंग्रेजों से ज्यादा पावरफुल इस टाइम पे कोई भी नहीं है, बिकॉज ब्रिटिशर्स के पास में हर प्रकार के एडवांस वेपन है, सेना है, हर कुछ है क्रश करने के लिए, देर मोर देन एबल। अगर भारत में कोई रिवोल्ट करेगा तो उसको क्रश करने के लिए अंग्रेज अभी बहुत सक्षम है। और इस टाइम पीरियड में महात्मा गांधी नॉन वायलेंस की विचारधारा को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि अंग्रेजों को एक स्पार्क चाहिए, बस उनको ये चाहिए कि जो इंडियंस थे उन्होंने हमारे जो पुलिस स्टेशन है उसके आसपास में आकर के हमारे पुलिस कर्मियों को मारने की कोशिश की, बस एक छोटा सा स्पार्क चाहिए। इसके बाद ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे हमने सेल्फ डिफेंस पे बंदूक निकाला और 200 इंडियंस को मार दिया गोली से। इसलिए महात्मा गांधी हमेशा बोलते थे कि भैया अहिंसा मत करो, अहिंसा करोगे तो आपको मार दिए जाओगे, बिकॉज आपके पास में ना ही गन रखने का परमिशन है, ना ही आपके पास में मास बेस स्ट्रांग है, ना आपके पास में खुद की कोई आर्मी है, ना आपके अंदर में इतनी यूनिटी है। अंग्रेजों के पास में सारी चीजें हैं, तो उनको हराओगे तो उनको कल्चरली हराओ, उनको उनको मोरालिटी के ग्राउंड पे हराओ, उनको परेशान करके हराओ। ऐसा नहीं कि आप फाइट करने चले गए, वो आपको एक सेकंड में क्रश कर देंगे। और हमारे कितने अच्छे कितने महान फ्रीडम फाइटर्स को अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया, बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो क्रांतिकारी का रास्ता उनको जल्दी खत्म कर दे रहा था, बिकॉज क्रांतिकारी के रास्ते में अंग्रेजों को सामने वाले को एलिमिनेट करना ईजी है कि इन्होंने बम फेंका था हम इनको फांसी दे रहे हैं, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। महात्मा गांधी कह रहे थे कि आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में मत करो, इनका ही कहना था कि देश आजाद खुद को मार के नहीं होगा, अंग्रेजों को भगा करके होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव, हमें लॉन्ग टर्म में आगे लेकर के चलना है। गांधी जी की खैर अपनी अलग विचारधारा है। तो महात्मा गांधी भारत में आते हैं तो 3 अलग अलग रीजनल मूवमेंट करते हैं, मतलब क्षेत्रीय आंदोलन करते हैं। सबसे पहले चंपारण में आते हैं 1917 में। चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन का इशू है। क्या है सर? इंडिगो प्लांटेशन इशू। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको बोला गया है कि अपने एरिया में जो 3 कट्ठा है, 3 कट्ठा एक्चुअली में कट्ठा एक मेजरमेंट यूनिट है बिहार यूपी में, अपने जमीन के 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना है, इंडिगो का प्लांटेशन करना है। इंडिगो के प्लांटेशन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि जमीन बंजर हो जाती है और फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लोगों को फोर्स करके यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन कराया जा रहा है, इसलिए इसको अपन 3 कठिया सिस्टम भी कहते हैं। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लोकल लीडर थे राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था सर? राजकुमार शुक्ला। ये शुक्ला जी तो थे, गांधी जी से मिलते हैं और उनको बोलते हैं आप चलिए हमारे साथ चंपारण। गांधी जी इनके कहने पे चंपारण आते हैं, अंग्रेजों से बात करते हैं और 3 कटिया सिस्टम को खत्म कर दिया गया। महात्मा गांधी जी की सबसे पहले जीत भारत में। फिर होता है सर खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहां पे? गुजरात में। इस पर्टिकुलर एरिया में फेमाइन आ गया था और फेमाइन आने के कारण भुखमरी पड़ रहा था, किसानों के फसल में ग्रोथ नहीं हुआ था और ब्रिटिशर्स उनसे जबरदस्ती लैंड रेवेन्यू मांग रहे थे। तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाया, लैंड रेवेन्यू देने से मना किया और ये भी आंदोलन सफल होता हुआ नजर आता है। इसमें आपको ग्राउंड रूट पे दिखाई देंगे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दिखाई देंगे। कौन दिखाई देंगे आपको? सरदार साहब दिखाई देंगे, वल्लभ भाई पटेल जी, जो वहां पे ग्राउंड पे आकर के इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। महात्मा गांधी इसको जुड़ करके सफल करने में मदद किया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ सर? अहमदाबाद में एक मिल था, कॉटन मिल था, वहां पे वर्कर्स थे। उस वक्त में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उनकी सैलरी इनकम बहुत कम थी। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट आप हमारा इनकम 50% तो हाइक करो, क्योंकि इनकी इनकम बहुत ज्यादा कम थी। तो सैलरी जो मिल ऑनर्स थे वो कह रहे थे कि हम 20% से ज्यादा आपको इनकम बढ़ाएंगे नहीं, राइट। तो महात्मा गांधी बीच में आते, मध्यस्थता करते, बोलते कि 35% पे आप लोग एग्री करो। तो बेचारे जो भी वर्कर्स थे वो तैयार हो गए, ऑनर भी तैयार नहीं हो रहा था। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला अपना भूख हड़ताल किया था, फास्ट ऑन टू डेथ। सबसे पहला हड़ताल कहां किया हुआ है? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे। इसके बाद से इनको 35% का इंक्रीज मिल गया। जो मिल ऑनर थे वो तैयार हो गए थे। महात्मा गांधी यहाँ पे किसके बुलाने पे आते? तो अनुसुईया साराभाई। किसके बुलाने पे? अनुसुईया। ये नाम याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अनुसुईया साराभाई। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दीस नेम्स, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऐसे 3 अलग अलग आंदोलन होते हैं और गांधी जी तीनों आंदोलन में सफल हो जाते हैं। और आप कह सकते हो कि गांधी जी के 3 के 3 रीजनल मोमेंट यहाँ पे फुलफिल होते हुए नजर आते हैं, सफल होते हुए नजर आते हैं। इसी टाइम पीरियड में एक बहुत ही कमाल का घटना होता है, बहुत ही खतरनाक घटना होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर। होता क्या है, 2 पंजाब के लीडर थे। एक थे आपके डॉक्टर सत्यपाल, एक तो आपके सत्यपाल साहब थे, राइट, और एक थे आपके किशलेव, एक किशलेव साहब थे, राइट। ऐसे 2 अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स हैं। इन दोनों फ्रीडम फाइटर्स को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में एक बहुत ही खतरनाक कानून बना था। उस कानून का नाम पता है क्या था? क्या नाम था उस कानून का? जस्ट मिसिंग आउट दैट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कानून। क्या बोलते हैं उसको? जलियांवाला बाग के पहले कौन सा एक कानून बना था? जस्ट मिसिंग दिस। जलियांवाला
but what is this term? I'm just missing out this term. It's very, very important. Rowlatt Act. Very good. Yes. Rowlatt Act. Yeah. रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। एक जज थे सर जॉन रॉलेट करके उनका कुछ नाम था। बेसिकली इस एक्ट में ये बोला गया कि अगर आपको कोई भी भारत का इंसान ऐसा लगता है ना कि ये अंग्रेजों के अगेंस्ट में आवाज उठा सकता है या अंग्रेजी हुकूमत के अगेंस्ट में आवाज उठा रहा है, क्रांतिकारी गतिविधियों में सपोर्ट कर रहा है, तो बिना किसी कोर्ट में जाए, बिना किसी ट्रायल के, सिर्फ शक के आधार पे उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दो। देखो कितना कितना ज्यादा आर्बिट्ररी पावर दे रहा है अंग्रेजों को। अंग्रेज किसी को भी जेल में डाल सकते हैं 2 साल के लिए, बिना जानने बिना पहचाने कि इंसान क्रांतिकारी है भी या नहीं है, किसी पे भी शक के आधार पे। आप ऐसे रोड पे घूम रहे हो, अंग्रेजों को आपसे कुछ पर्सनल ग्रज भी आपको बोलेंगे चलो इसको अंदर डालो, ये भी क्रांतिकारी है। इतना मिसयूज ऑफ पावर हो रहा था। अब इसी के आधार पे 2 ऐसे पंजाब के लीडर्स थे, सत्यपाल और किशलेव, जिनको अंग्रेजों ने क्या कर लिया था सर, अंदर डाल दिया था जेल में। अब इन्हीं के अगेंस्ट में कुछ लोग मिले हुए थे जो आकर के बैसाखी फेस्टिवल हो रहा था जलियांवाला में, वहां पे बैठ करके बात कर रहे थे और पीसफुल कम्युनिटी थी, बच्चे वहां पे त्योहार मना रहे हैं, औरतें वहां पे हैं, झूला चल रहा है, सब खा रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। इसी में ब्रिगेडियर जनरल डायर को पता चलता है कि हजारों की सेना में लोग पहुंचे हैं 13 अप्रैल 1919 में, और कोई कह देता है कि ये सब क्रांतिकारी हैं। इस चीज को सुनकर के जनरल डायर वहां पे अपने सैनिकों के साथ पहुंचता है। जनरल जलियांवाला बाग वाले एरिया का, बाग मतलब गार्डन, जलियांवाला का जो गार्डन था, जलियांवाला बाग जो है, उसके एग्जिट गेट्स को बंद करके अपने सैनिकों से गोलियां चलवा देता है। उसमें हजारों की संख्या में ऐसे लोग जिनके पास आर्म्स नहीं थे उनको मार दिया गया। They were killed in this particular event. इसके बाद पूरे देश में मतलब एक अलग ही शोक का माहौल आ गया, राइट। इनफैक्ट इसके अगेंस्ट में जांच करने के लिए एक हंटर कमेटी बनाई गई थी। अब ये हंटर कमेटी अलग है। एक 1885 के आसपास में हंटर कमीशन बैठा था, वो एजुकेशन रिफॉर्म था। बाद में फिर से एक हंटर कमीशन बैठता है, ये हंटर कमीशन का नाम है डिसऑर्डर इन्वेस्टिगेशन कमेटी। प्लीज नोट दिस डाउन। क्या नाम है सर? डिसऑर्डर इन्वेस्टिगेशन कमेटी। इस कमेटी को बैठाया गया था ताकि आप जांच करिए कि जनरल डायर की गलती है या नहीं है। इस कमेटी में सब लोगों ने जांच वांच की, और पता है जनरल डायर को पनिशमेंट क्या मिला? आप आर्मी से रिटायर होकर के आप मस्त इंग्लैंड में जाओ, अपनी रॉयल लाइफ जियो, आपको पूरा पेंशन मिलेगा, कोई पनिशमेंट नहीं। सोचो इतना बड़ा कांड करने के बाद जनरल डायर को। और इस टाइम पे जनरल डायर, इसका क्या था सर? जनरल डायर वाज द हेड। लेकिन एक और डायर है जो बेसिकली उस वक्त में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उधम सिंह ने जाकर के उनको गोली मार दिया था, राइट। जनरल डायर को नहीं मारा था, माइकल ओ डायर को मारा था, याद रखना। उधम सिंह किल्ड माइकल ओ डायर, इसको याद रखेंगे इस नाम को। क्या नाम है सर? माइकल ओ डायर। अब बोलोगे सर ये माइकल डायर और जनरल डायर में क्या फर्क है? माइकल ओ डायर उस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, ठीक है। और उस टाइम पे जनरल डायर जो था वो आर्मी का अधिकारी था। तो बेसिकली माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को इंस्ट्रक्शन दिया था कि जाकर के देखो वहां पे क्या हुआ, और जनरल डायर ने आकर के हजारों की संख्या में लोगों को गोली मरवा दिया। तो उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को शूट कर दिया था। और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था, जनरल डायर को मारा था। उधम सिंह ने बेसिकली लंदन में जाकर के माइकल ओ डायर को शूट किया था 1940s के आसपास में, राइट। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि इनको शूट किया गया था और बहुत सारे बच्चे जनरल डायर ऑप्शन में लगा करके आ गए थे। ये बिहार पीएससी में अभी रिसेंट में पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 2024 का ही क्वेश्चन है, राइट। सो दैट इज हाउ द स्टेट पीएससी एंड द यूपीएससी लेवल एग्जाम्स यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चंस, राइट। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एक चीज और याद रखेंगे, जितने भी कमीशन एग्जाम्स है हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपस में रिपीट होता है। घटना चक्र की किताब उठा करके देख लेना, यूपीएससी जो पूछती है वो ईपीएफओ पूछ देता है, वो कभी स्टेट पीएससी पूछ देता है। सो ऑल दीज एग्जाम्स हैव सेम हिस्ट्री, प्रिपेयर अच्छे से करके जाना है ना। अब आएगा सर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। सिंपल सा आंदोलन है कि अगर हम अंग्रेजों को असहयोग करेंगे तो अंग्रेज भाग जाएंगे। किस तरीके से असहयोग करें? तो हम अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएं, यानी कि जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सरकारी स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दे। हम फॉरेन क्लोथ्स का बहिष्कार करें, उनको जला दिया जाए। उनका गवर्नमेंट काउंसिल, मतलब जितने भी ऐसे काउंसिल से जहां मीटिंग होती है उन सभी को अटेंड ना करें और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाएं। इस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और इसके बाद में ये खत्म हो जाता है। अब देखो, चूंकि मैं आपको पहले बता रहा हूं, इट इज जस्ट मेंट फॉर द रिवीजन, तो हमने इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर अप किया हुआ, लेकिन मैं इसके इन बिटवीन द फैक्ट्स, इसके बीच में और कौन कौन सा घटना हुआ है मैं आपको फटाफट वो भी रिकॉल करा देता हूं, ठीक है। 1922 के फरवरी में चौरी चौरा नाम का एक जगह है गोरखपुर में, जहां पे बेसिकली पुलिस वालों को आम लोगों ने पुलिस स्टेशन में डाल के आग लगा करके जला दिया।
मतलब आम लोगों के बीच में और पुलिस वालों के बीच में झड़प हुआ और आम गांव के लोगों ने पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, सारे पुलिस वाले जल गए। जैसे ही महात्मा गांधी जी को पता चला, महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया। क्यों? बिकॉज महात्मा गांधी जी को यह बात पता था कि अगर अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे चलता रहा तो हाईयर चांसेस है कि अंग्रेज एक नया जलियांवाला बाग कर देंगे, हजारों की संख्या में हमारे लोग फिर से मारे जा सकते हैं। तो इससे पहले कुछ क्रांतिकारी, कुछ ऐसा एक्टिविटी हो, महात्मा गांधी जी ने पहले इस आंदोलन को बंद कर दिया। अब इस टाइम पीरियड में क्या होता है सर, पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दो ग्रुप्स में टूट जाती है। एक होते हैं आपके नो चेंजर्स, जो महात्मा गांधी की विचारधारा से संतुष्ट है, जो चाह रहे हैं कि गांधी जी ने अगर नॉन कोऑपरेशन मना कर दिया तो हम भी नॉन कोऑपरेशन को नहीं फॉलो करेंगे, बिकॉज हम महात्मा गांधी के हिसाब से चलेंगे। एक है प्रो चेंजर, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि गांधी जी को यह आंदोलन को बंद नहीं करना चाहिए था, चौरी चौरा के नाम पे ये आंदोलन बहुत बड़ा था, इसको चलने देना चाहिए था। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को स्वराजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वराजिस्ट कहते हैं। अब स्वराजिस्ट पता है कौन है? स्वराजिस्ट एक पार्टी बन जाती है। अब इस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम महात्मा गांधी जी की विचारधारा से खुश नहीं है, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से हट करके अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्वराजिस्ट के नाम से, और हम जाकर के सर जो काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब जो लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने तो पहले मना कर दिया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब हम कहीं से भी अंग्रेजों को कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करो। लेकिन अब स्वराजिस्ट कह रहे हैं कि अगर आपने इस आंदोलन को बंद कर दिया तो हम कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। अब स्वराजिस्ट में आपको कौन कौन दिखाई देंगे? CR दास, बहुत ही बड़े स्वराजिस्ट लीडर है, राइट, इनको आप याद रखेंगे। मोतीलाल नेहरू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, CR दास, मोतीलाल नेहरू, दीज आर द पीपल जो स्वराजिस्ट है, जो महात्मा गांधी जी की विचारधारा से संतुष्ट नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब अंग्रेजों के साथ हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठ करके हम फाइट करेंगे, मतलब अंग्रेज अगर कोई बिल पास करेंगे तो हम उनको, उस बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही अपोज करेंगे, अंग्रेजों को हम अपोज हाउस में ही करेंगे। तो बहुत लोग मना कर रहे हैं कि भाई ये सब मत करो, इसलिए मत करो क्योंकि आम लोग, जो आम जनता है, उसको ऐसा लगेगा कि हम भी अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं अगर आप काउंसिल में बैठोगे तो। ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी से संतुष्ट नहीं है, हम तो ऐसा ही करेंगे। इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस पैदा हो गया था कि लग रहा था कि फिर से जैसे 1907 में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस टूट गई थी, कहीं फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में ना टूट जाए। किसके किसके बीच में? नो चेंजर एंड प्रो चेंजर, मतलब नो चेंजर एंड स्वराजिस्ट के बीच में। इसी टाइम पे एक सेशन होता है, इसका नाम है बेलगाम सेशन। क्या नाम है सर? बेलगाम सेशन। बेलगाम सेशन एकमात्र ऐसा सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास में जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द ईयर ऑफ 1923 और 24। और क्यों करते हैं? बिकॉज गांधी जी वॉज ऑफ द ओपिनियन कि हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को टूटने नहीं देना है, अगर हम टूट जाएंगे तो अंग्रेज जीत जाएंगे। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहीं ना कहीं बेलगाम सेशन की अध्यक्षता की है और यहां पे बोला है स्वराजिस्ट को कि ठीक है भैया, आपको इलेक्शन लड़ना है, आप लड़िए, आप कांग्रेस पार्टी के नाम से लड़िए, आप अलग पार्टी मत बनिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्वराजिस्ट पार्टी इलेक्शन लड़ रहा है और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाकी लोग जो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो गांव-गांव में जाके लोगों को क्या कर रहे हैं सर? सुधार रहे। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस टूटती नहीं है। महात्मा गांधी जी का बेलगाम सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम पीरियड में एक और कमाल का सीन होता है, एक बॉम्ब गिरता है। बॉम्ब गिरता है मतलब क्या होता है सर? 1927 में साइमन कमीशन आता है भारत में। क्या आता है? साइमन कमीशन आता है भारत में। और जैसे ही साइमन कमीशन भारत में आता है तो साइमन कमीशन के विरोध में पूरे भारत में गो बैक साइमन के नारे लगने लगते हैं, है ना, और लोग काले झंडे दिखाने लगते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 ब्रिटिश थे। 7 के साथ क्या थे सर? ऑल ऑफ देम वर द ब्रिटिशर्स, सब अंग्रेज थे। 7 के 7 साइमन कमीशन, जितने लोग थे अंग्रेज थे। साइमन कमीशन भारत में आया था ताकि वो सुधार कर सके। भारत के लोगों में कोई संवैधानिक रूप से इश्यूज तो नहीं है, तो भारत के लोगों ने साइमन कमीशन को इसलिए अपोज किया क्योंकि उनका ये कहना था कि यार अगर भारतीयों को कोई समस्या है तो भारतीय उसको सुधारेंगे ना, अंग्रेज क्यों हमारी समस्या सुधारने आए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मतलब ये है कि अगर इंडियंस को कोई प्रॉब्लम है तो आप इंडियन से पूछो, अंग्रेज कैसा बताएगा कि भारतीयों को क्या प्रॉब्लम है, राइट। कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। और साइमन कमीशन के अपोज में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जब बहुत लोग नारे लगा रहे थे, उन नारों के बीच में लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। लाला लाजपत राय की लाठी लगने से सर में चोट लगा, उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद में क्रांतिकारी और ज्यादा उफान में आ गए और फिर भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों ने बहुत तहलका मचाया। आपने सुना है भगत सिंह जी ने असेंबली में बॉम्ब भी फेंक दिया था। बेसिकली रीजन था कि लाला लाजपत राय हमारे इतने बड़े नेता थे, है ना, पंजाब के शेर थे, और इनको लाठीचार्ज में मार दिया अंग्रेजों ने, राइट। कब? साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में। तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद से अंग्रेजों ने बोला कि अगर आपको साइमन कमीशन का रिपोर्ट नहीं पसंद तो आप ही मुझे बताओ कि आपको किस प्रकार का सुधार चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स यू गाइज वांट।
तो इंडियंस ने पता है क्या किया, तो इंडियंस ने सर मोतीलाल नेहरू की कमेटी बनाई। मोतीलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई जो ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम? ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस। मतलब पूरे देश में जितनी पार्टी थी वो कहीं ना कहीं एक साथ आकर के कॉन्फ्रेंस करती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनाया गया, उस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट जो है वो अंग्रेजों के सामने रख दिया गया 1928 के दिसंबर में। और अंग्रेजों को बोला गया कि हम आपको 1 साल का टाइम दे रहे हैं, 1 साल में नेहरू रिपोर्ट में लिखे गए चीजों को आप इंप्लीमेंट कराइए। अगर आप नहीं करेंगे तो महात्मा गांधी जी को बोलेंगे कि आप अंग्रेजों के विरुद्ध में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करिए। तो इंडियंस ने 1 साल वेट किया, दिसंबर 1928 से लेकर के दिसंबर 1929 तक। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है। बहुत ही हिस्टोरिक सेशन है। कौन सा होता है सर? लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पर्टिकुलर सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं सर जवाहरलाल नेहरू। और बेसिकली इसी सेशन में नेहरू जी ने कहा कि अब से हर साल 26 जनवरी को हम अपने आप को आजादी दिवस, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। आज से हम अपने आप को आजाद मानते हैं। रवि नदी के किनारे भारत का झंडा सबसे पहली बार लहराया गया। ट्राई कलर फ्लैग वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम 26 जनवरी 1930 1930 में, राइट। सबसे पहले 1929 के दिसंबर में सेशन हुआ, 1 महीने बाद जनवरी में फ्लैग होस्टिंग किया गया। और महात्मा गांधी जी को बोला गया कि अब आप अंग्रेजों के विरुद्ध सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करिए, बिकॉज अंग्रेजों ने हमारे दिए गए रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। 1 साल बीत गया, 1928 के दिसंबर में दिया था हमने, 1929 का दिसंबर हो गया, वो इस पे काम नहीं कर रहे। अब हमें अपने मांग खुद से करना चाहिए, हमें आजादी चाहिए, इसकी मांग करनी चाहिए। और तब जाकर के सबसे पहली बार, याद रखना, 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं लाहौर सेशन में, सबसे पहले बार हमने पूर्ण स्वराज की मांग की है। क्या मांग की है सर? पूर्ण स्वराज। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको हमेशा याद रखना। 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, कहां का? लाहौर का, जिसको अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी सेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले की है। किसकी की है सर? पूर्ण स्वराज। मतलब आज से पहले हम पूर्ण स्वराज नहीं मांग रहे थे, आज से पहले हम बोल रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो टेम्पररी बेसिस में। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर आस्किंग फॉर द पूर्ण स्वराज, राइट। हिस्ट्री इज वेरी कनेक्टेड, हर एक इवेंट हिस्ट्री का कनेक्टेड है। अभी मैं कोर्स लेकर के आऊंगा एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का, आपको एक एक क्लास में सारी हिस्ट्री कवर अप कराऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स होते हुए नजर आएंगे। अब महात्मा गांधी जी ने सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महात्मा गांधी जी अपने आश्रम साबरमती महात्मा गांधी जी का आश्रम है, यहां से वो डांडी, एक कोस्टल एरिया है, वहां तक महात्मा गांधी जी चल के आते हैं। बिकॉज अंग्रेजों ने बेसिकली क्या किया था कि नमक के उत्पादन पर रोक लगाया हुआ था। मतलब जो सॉल्ट है उसका प्रोडक्शन भी ब्रिटिशर्स ही करेंगे और सॉल्ट पे वो टैक्स लगाते थे। तो महात्मा गांधी ये कहना था कि सॉल्ट एक ऐसा चीज है जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सब इंसान खाते हैं। अब आप सॉल्ट पे भी अगर अपना मोनोपोली जमा के रखते हो, सॉल्ट पे भी अगर आप एकाधिकार रखते हो कि सॉल्ट का प्रोडक्शन भी सिर्फ अंग्रेजी करेंगे, सॉल्ट पे टैक्स भी अंग्रेजी लगाएंगे और कोई प्राइवेट प्लेयर कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि आप इंडियंस को बहुत गंदे तरीके से लूट रहे हो। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि मैं डांडी कोस्टल एरिया पे जाऊंगा, समुद्री तट पे जाऊंगा, उसका नाम डांडी है, और वहां पे मैं नमक का उत्पादन करूंगा। आपको पता है ना, समुद्री पानी खारा होता है, जब पानी सूखता है समुद्री तट पे तो वहां पे अपने आप नमक का बंडल बन जाता है और हम वहां पे जाकर के नमक का उत्पादन करेंगे। अंग्रेज इतने कमीने थे कि ये क्या करते थे कि जो नेचुरली जो नमक प्रोड्यूस होता था ना, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने वहां पे अधिकारी रखा हुआ था कि अगर आपको समुद्री तट पे अपने आप भी कहीं नमक उत्पादित होते हुए दिखाई देता है, नेचुरली तरीके से भी अगर कहीं नमक का प्रोडक्शन हो रहा है पानी के सूखने से, तो आप उसको जाकर के पानी में फेंक दो ताकि इंडियंस वहां से नमक ना ले जा पाए। नमक सिर्फ हम ही बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ही अथॉरिटी, हम ही मोनोपोली रखते हैं। इसी के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने आवाज उठाया। इसका नाम डांडी मार्च इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी साबरमती से डांडी तक जाते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डांडी मार्च कहते हैं। 12 मार्च से 6 अप्रैल जाते हैं, 24 दिन लगता है। ये डेट प्लीज याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपका एग्जाम भी आ रहा है ईपीएफओ वाला, वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, पीएससी में भी आ सकता है ना। नाउ दिस इज लेड बाय महात्मा गांधी जी। सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में नॉन वायलेंट टैक्स रेजिस्टेंस को सिंबलाइज करता है और पूरे देश में लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। बहुत बड़े स्केल पे आंदोलन हुआ, अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है। और फिर महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ में एक पैक्ट साइन किया। मतलब उस वक्त के गवर्नर जनरल, मतलब वाइसरॉय थे इरविन, जो बेसिकली महात्मा गांधी की बात नहीं मान रहे थे। बाद में उनको लगा कि महात्मा गांधी के साथ समझौता करना चाहिए क्योंकि अब हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिशर्स के साथ में
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठा करके बात करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है 1931 में। बेसिकली ये बोला गया महात्मा गांधी को कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दीजिए, और ये कहा गया कि हम आपके साथ में बात करेंगे इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, मतलब एक गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज होगा, एक राउंड टेबल होगा, वहां पे हम बैठ करके बात करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री, पहली बार अब अंग्रेज भारतीयों को इक्वल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अभी तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आता। अंग्रेज सर्वो सर्वा है और इंडियंस तो गरीब है, फकीर है, नीचे बैठा हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम अब वो इंडियंस के साथ में सामने सामने बात कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी को बोला गया कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आ जाइए। गांधी जी ने कहा कि हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको आपने जेल में डाला हुआ, आप उनको छोड़ दो। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकारी दफ्तरों को छोड़ करके हमारे साथ में इस आंदोलन में जुड़े हुए थे, आप उनको वापस से जॉब पे दे दो, मतलब वापस रख लो। और ये भी कहा गया कि जो भी ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको आपने अरेस्ट किया, आप सबको छोड़ दीजिए। तो इरविन ने 2 प्रकार के डिमांड महात्मा गांधी जी के मना कर दिए थे। सबसे पहला डिमांड मना कर दिया था, गांधी जी ने कहा था कि जिस तरीके से पुलिस ने बल का प्रयोग किया है, पुलिस ने एक्सेस पावर का इस्तेमाल किया, उसके अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन करिए, पुलिस वालों को जेल में डालिए। इरविन ने मना कर दिया, नहीं ये नहीं कर सकते। और महात्मा गांधी का कहना था कि भगत सिंह जैसे लीडर जिनको आपने अरेस्ट किया उनको भी छोड़िए, तो इरविन ने ये भी मना कर दिया। इरविन ने कहा कि हम उन लीडर्स को छोड़ देंगे जिनके ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, जिनको हमने ऐसे उठा लिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस है, राइट, अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डरिंग समवन, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये वही मोमेंट है जहां पे ऐसा कहते हैं कि गांधी जी जो थे वो भगत सिंह जी का जान नहीं बचा पाए। दैट इज द मोमेंट, है ना। तो इसके बाद से बहुत लोग गांधी और भगत सिंह जी के बीच में अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स निकालते, बट ऐसा है नहीं। महात्मा गांधी वांटेड टू डू दिस बट ही कुड नॉट डू दिस बिकॉज़ ब्रिटिशर्स वर नॉट ऑफ द ओपिनियन। एनीवेज, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट। इस तरीके से चीजें सामने आती हुई है। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। अब मैं आपको एक चीज समझा दूं, जब महात्मा गांधी भारत में नॉन सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर रहे थे 1930 में, जब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे, उस वक्त भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सबसे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें नहीं गई थी। अब महात्मा गांधी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने के लिए गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ 1931 में, और अब हो रहा है सर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें महात्मा गांधी जी बेसिकली जाते हुए नजर आते हैं। अंग्रेजी सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, 3 के 3 लंदन में हुए थे, और तीनों में मैकडोनल्ड, कौन थे सर? मैकडोनल्ड कौन थे? तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे वो इंग्लैंड के, जिसके टाइम पीरियड में तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने बोला कि हम भारत में बैकवर्ड कम्युनिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब पता है क्या है? भारत में डिवीजन होगा। इस चीज को समझो। पहले क्या होता है कि सपोज करो एक एरिया है ए और ये एरिया है, ये 2 अलग अलग एरिया है। अब इस एरिया में 2 प्रकार के लोग रह रहे हैं, ए और बी। ए की आबादी है 80% और बी की आबादी है 20%, ठीक है। अब ऐसा कह दिया गया, ठीक है, अब ये एरिया है, यहाँ पे बी वाले लोग रह रहे हैं और बी की आबादी है यहाँ पे 80% और यहाँ पे ए की आबादी है 20%। अब यहाँ पे क्या सीन होता है, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या, ये समझो। ये बोल दिया गया कि यहाँ पे जो ए वाले लोग हैं, राइट, इनकी मेजोरिटी है और बी वाले लोग जो है इनकी माइनॉरिटी है। तो हम एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, हम बी वाले लोगों को यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब पता है क्या? इस एरिया से अगर कोई भी इंसान इलेक्शन जीत करके आएगा तो वो इंसान इसी कम्युनिटी का होना चाहिए, बी का होना चाहिए। यहां तक भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस बी कम्युनिटी वाले इंसान को जो वोट देंगे वो वोटर्स भी बी कम्युनिटी के होने चाहिए। यानी कि ए कम्युनिटी के लोग ना वोट देंगे और ना वो इलेक्शन में खड़े होंगे। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। हमने अलग अलग सीट को सेपरेट कर दिया। अब ये ए कम्युनिटी वाले लोग पता है क्या करेंगे? ये यहां पे मूव कर जाएंगे, ठीक है, और ये जो बी कम्युनिटी वाले लोग हैं वो यहां मूव कर जाएंगे। अब इससे क्या होगा, एक जगह हिंदुओं की आबादी और एक जगह मुस्लिम्स की आबादी, तो 2 अलग अलग देश बन सकते हैं क्योंकि दोनों जगह पे सेपरेट इलेक्टोरेट चल रहा है। हमने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, यानी कि उस पर्टिकुलर सीट से मुस्लिम ही खड़ा होगा और उसको मुस्लिम ही वोट देगा। सेपरेट इलेक्टोरेट से देश में विभाजन होगा, डिफरेंसेस पैदा होंगे। और अंग्रेजों ने सेपरेट इलेक्टोरेट को यहां तक नहीं रखा। उन्होंने कहा कि इंडियन कल्चर में जो बैकवर्ड क्लास है, जो हमारा बैकवर्ड कम्युनिटी है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हम उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। इस चीज से बी आर अम्बेडकर जी बहुत खुश थे। वो चाहते थे कि बैकवर्ड कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी का ये कहना था, उनका तर्क ये था कि आज देश गुलाम है, तो कल अगर ये देश आजाद भी हो जाएगा तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ये गुलाम ही रहेंगे, क्योंकि जो अपर क्लास के लोग हैं ये लोअर कास्ट के लोगों को ब्रिटिशर्स जैसे आज अपर कास्ट के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, ये लोअर कास्ट के लोगों को वैसे ही ट्रीट करेंगे।
ये उनको हमेशा गुलाम बना के रखेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं उनको सेपरेट इलेक्ट्रोड देकर के पावरफुल बनाना है, तभी जाकर के वो आगे आएंगे। और महात्मा गांधी जी इससे संतुष्ट थे नहीं। महात्मा गांधी वापस आते हैं और बोलते हैं कि मैं वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर रहा हूं। और अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे पता चला कि महात्मा गांधी फिर से सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करेंगे, गांधी जी को उठा करके जेल में डाल दिया। कौन सा? यरवदा जेल। यरवदा जेल कहां पे सर? पूना में। पूना दैट इज इन महाराष्ट्र। यहां गांधी जी को वापस डाल दिया गया। और अंग्रेजों ने भारत में लेकर के आगे सर कॉम्युनल अवार्ड। क्या लेकर के आगे? कॉम्युनल अवार्ड। अब इस चीज को समझो, कॉम्युनल अवार्ड मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए तैयार है। बैकवर्ड कम्युनिटी को लगभग 70 सीट दी जा रही है, 70 अप्रोक्सीमेटली 72 और 73 समथिंग इज देयर। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, 70 के आसपास सीट दे रहे थे और कॉम्युनल अवार्ड में उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा था। जैसे महात्मा गांधी को पता चला कि बैकवर्ड कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है, यानी कि हमारे देश में अब अपर कास्ट और लोअर कास्ट के अलग अलग सीट होंगे, दोनों के बीच में इतना डिफरेंस पैदा हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने जेल में ही फास्टिंग कर लिया। उन्होंने बोला कि आई एम डूइंग दिस फास्टिंग टू डेथ, अब मैं अपनी बॉडी को त्याग करके मैं मरने के लिए तैयार हूं, राइट। तो बहुत सारे लीडर्स का प्रेशर बना किसके ऊपर में? अंबेडकर साहब पे, कि आप महात्मा गांधी से जाइए, बात करिए, सही नहीं है, इतने बड़े नेता हैं, इनकी डेथ हो जाएगी। और कहीं ना कहीं देश आंदोलन में अंग्रेज के ऊपर में प्रेशर बन रहा है, राइट। बेचारे बी आर अम्बेडकर साहब आते हैं, बापू से मिलते हैं, गांधी जी को बताते हैं कि बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को हमें आगे करना है, अब क्या कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि देखो, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को आगे करना मैं भी चाहता हूं, मेरा भी कर्तव्य है, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं। आपको 70 सीटें मिली है ना, मैं आपको 140 से ज्यादा सीट दे रहा हूं, बस आप सेपरेट इलेक्टोरेट हटा दो, मैं आपको 140 सीट रिजर्व कर दे रहा हूं। अब रिजर्वेशन में क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर सपोज करो कम्युनिटी बी का इंसान खड़ा हो रहा है इलेक्शन के लिए, तो इसमें वोट ए और बी दोनों देंगे। ऐसा नहीं है कि बस एक ही कम्युनिटी का इंसान वोट देगा, दूसरे के पास वोटिंग राइट भी नहीं है, वो सीन नहीं है। यहाँ पे सब वोट देंगे, खड़ा एक ही कम्युनिटी का होगा। तो चलो मैंने ये सीट आपके लिए रिजर्व कर दिया, लेकिन इसमें वोट सारे लोग देंगे, तो ये भी अच्छा है। देखो, हमने आपको रिप्रेजेंटेशन दी, आपकी कम्युनिटी का इंसान वहां खड़ा है। तो अंबेडकर साहब इस पे तैयार हो गए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने दुगनी सीट कर दी थी 140 के ऊपर। तो कॉम्युनल अवार्ड को यहाँ पे काउंटर करके दोनों के बीच में एक दोस्ती कर लिया गया। इसी को अपन बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज द पूना पैक्ट। ठीक है, इसको नोट डाउन करते चलना कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं सब फटाफट इसलिए रिवाइज करा रहा हूं कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार आपके रिवाइज हो जाएं, ऐसा ना हो कि सर कुछ छूट गया। अंग्रेजों ने सर बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जो हमारे जितने भी प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी दे दिया। प्रोविंसेस में आराम से रेगुलेशन किया जाएगा। देखो, जितने भी एक्ट्स है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, इसको ना एक बार में कराऊंगा, बिकॉज अल्टीमेटली ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत कुछ आया हुआ है। मैं आपको सारे एक्ट्स एक बार में करा दूंगा, 1858 से लेकर के 1858 का एक्ट था, 62 का था, 92 का था, 1909, 1919, 1935 और 1947। ये सारे एक्ट्स मैं आपको एक बार में करा दूंगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसकी अगली क्लास ले आऊंगा, ठीक है। पहले अभी यहाँ पे सुन लो। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इतने सारे प्रोविजंस को ऐड किए गए थे कि कहीं ना कहीं आज हम कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो भी प्रोविजन देख रहे हो, कैसे प्रोविजन, हमारे दो हाउसेस होंगे, है ना, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहीं ना कहीं 1935 के एक्ट में इन चीजों को ऐड किया गया था। हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे तीन क्या बोलते हैं, लिस्ट होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे ऐड किया गया है। तो इन चीजों को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी रखते हैं। 1935 के टाइम पीरियड में इसकी शुरुआत हुई थी। दैट इज द रीजन व्हाई लॉट ऑफ पीपल से कि जो 1935 का एक्ट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, आज के टाइम पीरियड का ये ब्लूप्रिंट है, ऐसा इसको कहा जाता है ना। अब इसी टाइम पे सर कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हो रहे हैं, कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है, जिसमें आपको भगत सिंह जी दिखाई दे रहे हैं क्रांतिकारी के रूप में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, 1925 में एक इवेंट होता है, इसका नाम है सर काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। इस पर्टिकुलर इवेंट में क्या होता है, जो एक ट्रेन चल रही थी, अंग्रेजों की जो ट्रेन थी, उसको भारत के क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। इट वॉज अ ट्रेन रॉबरी। ट्रेन को क्या कर दिया गया था सर? लूट लिया गया था, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल करके मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स है वो आगे के काम को आगे बढ़ा सके। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस को जो ग्रुप हेड कर रहा था, उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम था उसका? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका नाम था। अशफाकुल्ला खान और बाकी लोग कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए थे, जिन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी को बेसिकली सपोर्ट किया था और अंग्रेजों की ट्रेन को लूट करके अंग्रेजों को मार दिया था। बाद में इन बेचारों लोगों को फांसी तक दे दी थी अंग्रेजों ने। इतने ज्यादा अंग्रेज रेवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट थे। इसलिए महात्मा गांधी जी हमेशा बोलते थे कि आप रेवोल्यूशनरी रास्ते से मत जाओ, क्योंकि वहां पे ब्रिटिशर्स आपको मार देंगे। हमें उनके ऊपर में प्रेशर लंबे समय तक बनाना है, राइट। तो खैर, लोगों की अलग अलग विचारधारा, हम नहीं कह सकते ये सही है वो गलत है। एवरीवन हैज हिज और हर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स।
तो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस होता है। और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी जो 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस करती है, उसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को भगत सिंह जी उसका नाम बदल करके उसका नाम कर देते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका नाम है HSRA। इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है सर भगत सिंह जी ने और चंद्रशेखर आजाद ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसका मतलब क्या था कि हम सोशलिस्ट तरीके से, समाजवाद तरीके से अंग्रेजों के ऊपर में प्रेशर बनाएंगे। और ये बोलते थे कि हम आर्म्ड रिबिलियन का इस्तेमाल करेंगे। आर्म मतलब पता है ना, बंदूकों का इस्तेमाल करेंगे। और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपको चंद्रशेखर आजाद भी दिखाई देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, एक और इवेंट होता है सर चिटगांव आर्मरी रेड। बहुत ही कमाल का इवेंट है चिटगांव आर्मरी रेड, 1930 में होता हुआ नजर आता है। बेसिकली एक रेड डाला था सूर्यसेन ने। सूर्यसेन आपको पता चलेगा सर बांग्लादेश के जो एरिया, अब तो खैर वो भारत का एरिया था, वहां पे एक मैथ्स टीचर थे। क्या थे? मैथ्स टीचर थे। और इनके फादर भी टीचर थे, बहुत ही अच्छी डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। और इन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के और अंग्रेजों के अगेंस्ट में जाकर के रेड डाला। वहां से बहुत सारे वेपन्स सीज कर लिए थे और काफी साल तक अंग्रेज इनको ढूंढते रहे। बाद में इनको ढूंढ करके इनको फांसी दे दी गई थी। और सूर्यसेन की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इनके ये जो सिस्टम था, मतलब जो इनकी सेना थी जिसमें बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स थे, इनमें फीमेल्स भी बहुत ज्यादा थी। मतलब मेल और फीमेल दोनों कहीं ना कहीं आपको क्रांतिकारी दिखाई देंगे सूर्यसेन के साथ में। यहाँ पे बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इवेंट था ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, फिर आते हैं बोस साहब। बोस साहब के बारे में आपको पता है, बोस साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की थी। इनका एक कोट है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत की थी, इसका नाम था आजाद हिंद फौज। और इसी इंडियन नेशनल आर्मी में एक महिलाओं का रेजिमेंट था, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम था। रानी लक्ष्मीबाई नाम की एक लेडी थी, उसको लीड भी करती है। वुमेन इंपावरमेंट भी दिखाई देगा। जापानीज की मदद से सेकंड वर्ल्ड वॉर में उस पर्टिकुलर फोर्स को तैयार किया गया था। और वहां पे जितने भी लोग थे, मतलब जितने भी आपके फोर्स जो बेसिकली आजाद जी ने जो फोर्स तैयार किया था, आजाद हिंद फोर्स, उस फोर्स के जितने भी इंडियंस थे वो सब के सब कौन थे? वो सब के सब प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। मतलब क्या है? मतलब अंग्रेज जो हमारे भारतीयों को लेकर के सेकंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध करने गए थे, तो जापानियों ने अंग्रेजों को हरा दिया और जो भारतीय अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अभी जितने भी इंडियंस थे वो कह रहे हैं कि देखो हम ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे लेकिन हमारे देश में खुद हम ब्रिटिशर्स से परेशान है। जापानी भी कह रहे हैं हम भी ब्रिटिशर से परेशान है। अब वहां पे सुभाष चंद्र बोस जी गए, उन्होंने जापानियों से बात की, उन्होंने बोला कि देखो भैया हम खुद महात्मा गांधी जी के सपोर्टर हैं, महात्मा गांधी जी की विचारधारा के हिसाब से हम चलते हैं और हम खुद किससे परेशान है? हम खुद अंग्रेजों से परेशान है। तो जापानी जो जितने भी जापानीज थे ये गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे, बिकॉज उनको ऐसा पता था कि गांधी नाम का एक इंसान है जो भारत में अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा है उसने। और जब यहाँ पे लोगों ने गांधी जी का नाम लिया तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अगर फाइट करना चाहते हो तो आप अपनी आर्मी बना सकते हो। और तब जाकर के यहाँ पे बेसिकली आजाद हिंद फौज की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से इसकी कहानी चली थी। बाद में जाकर के इस आजाद हिंद फौज को खैर खत्म कर दिया गया। बेचारे ये लड़ने गए थे और अंग्रेजों ने क्रश कर दिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से इंटरवीन कर रहे थे, मणिपुर और वो होते हुए। बहुत लंबी स्टोरी है, वी कैन नॉट गो टू ऑल दिस स्टोरीज, बट हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखना है। अब देखो यहाँ पे एक फॉरवर्ड ब्लॉक करके 1939 में बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। 3 मई 1939 को बनाया गया था। और ये बनाया किसके द्वारा गया है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में बेसिकली कौन थे आपके? यही आपके थे सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने बेसिकली इसको बनाया था। और इन्होंने डिमांड किया था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और हमें सोशलिस्ट की पॉलिसीज पे चलना है। सोशलिस्ट मतलब हम समाज में सबको एक साथ लेकर के चलेंगे, हम उस विचारधारा से देश को आजाद करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था 3 मई 1939 में। किसके द्वारा? सर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, अच्छा इसी से आपको पता चलेगा कि भारत का मूवमेंट आगे चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, एक चीज जो आप सभी एस्पिरेंट को याद रखना है, त्रिपुरी सेशन और हरिपुर सेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। त्रिपुरी और हरिपुर सेशन ये दो ऐसे सेशन है जहां पे सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी अध्यक्षता की थी और बाद में वो उन्होंने उसको रिजाइन करके छोड़ दिया था बिकॉज गांधी जी के साथ में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पैदा हो गए थे। तो इसको थोड़ा सा आप लोग गूगल पे करके सर्च कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कौन से ईयर में हुआ था, क्या हुआ था इवेंट, ये थोड़ा देख लेना। त्रिपुरी सेशन और हरिपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज ऑल। अब होता क्या सर, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को वॉर का पार्ट बना लिया था बिना भारतीयों से पूछे। अब इसके कारण इंडियंस बहुत ही ज्यादा इससे नाराज थे और इंडियंस इसके अगेंस्ट में आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे। मतलब क्या है सर, अंग्रेजों ने नाजिज्म के अगेंस्ट में, जर्मनी में जो नाजिज्म थे उनके अगेंस्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और उसमें डिसीजन बनाया कि हमें भारतीयों को लेना है, इस वॉर में इन्वॉल्व करना है। क्योंकि ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या था? इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन में बहुत तबाही हुआ था, लेकिन ब्रिटेन उस तबाही को रिकवर क्यों कर गया? क्योंकि ब्रिटेन के पास में बैकबोन था भारत।
ब्रिटेन को ये बात पता था कि भारत जो है वो मेरा बैकबोन है, अगर मैं यहाँ पे हार भी जाऊंगा तो भारत से मैं इतना लूट कर खजाना लेके आऊंगा ना कि मैं फटाक से रिकवर कर जाऊंगा। तो वो चाहते थे कि कैसे भी इंडियंस को इंक्लूड करो बिना इंडियन से पूछे हुए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज को कंडेम किया, मना किया, बोला कि भाई बिना हमसे पूछे तो नहीं हो सकता। और इसी चक्कर में इन लोगों ने यहाँ पे बात बनाना स्टार्ट किया। अब बहुत लोगों के बहुत सारे डिमांड्स आ रहे हैं, मैं आपको फटाफट सारे इवेंट्स यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका सब कुछ कवर ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक सेकंड, लेट मी जूम दिस फर्स्ट। यस यस, नाउ लिसन दिस केयरफुली एवरी वन ऑफ यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले इस चीज को सुनो। सबसे पहला होता है सर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, ठीक है। इंडियन से बिना पूछे इस वॉर को स्टार्ट कर दिया था। तो इंडियंस जो थे बेसिकली वो बहुत परेशान थे, तो भारत में आया अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर कब आया, ये आया सर अगस्त ऑफर अगस्त 1940 में। इस पर्टिकुलर ऑफर में कहा गया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और आप हमें सपोर्ट करिए इस वॉर में। मतलब इंडियंस को बोला गया आप सपोर्ट करिए इस वॉर में। जितने भी इंडियन मिनिस्टर्स थे उन सभी ने रिजाइन कर दिया। जितने भी इंडियन मिनिस्टर्स थे, मतलब जो इलेक्शन हुआ था ना इंडिया में, उसमें जितने भी हमारे देश के मिनिस्टर थे उन सभी ने क्या कर दिया सर, रिजाइन कर दिया। बिकॉज वो ये कह रहे थे बिना हमसे पूछे आपने हमारे सोल्जर्स को ऐड कैसे कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो वो लेकर के आए अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर से लोग परेशान थे, खुश नहीं थे। महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्या स्टार्ट किया सर, इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब पता है क्या, महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के अगेंस्ट में आवाज बहुत ज्यादा इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि गांधी जी का ये मानना है कि हम इतना परेशान कर दे कि बेचारे अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार जाए, ये भी सही नहीं है। क्योंकि अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं नाजिज्म से, फासिज्म से, हिटलर से लड़ रहे हैं, जिसकी विचारधारा खुद में खराब है। हिटलर बहुत ही क्रूएल इंसान है, आप सभी ने सुना होगा हिटलर ने किस तरीके से कितने लाख लोगों की जाने ली है। तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि हिटलर जैसे इंसान को तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है, उससे अच्छे तो मुझे अंग्रेजी लगते हैं। मतलब दो बुरे इंसान में चूज करना है तो मैं एक कम बुरे इंसान को चूज करूंगा। लेकिन मुझे यह पता है कि अगर इंडियंस के बिना परमिशन के आपने इंडियंस को ऐड कर लिया वॉर में तो मैं इसका भी विरोध करता हूं। इसलिए उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। मतलब शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग बैठ करके अंग्रेजों के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। इसमें आपको विनोबा भावे, ठीक है, क्या नाम है इनका, पटेल साहब कह रहा हूं, सॉरी, नेहरू जी जो है, राइट, जवाहरलाल नेहरू जी, ऐसे लोग आपको इंडिविजुअल सत्याग्रह में सत्याग्रही के रूप में दिखाई देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और ये शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए। इसी के बाद में आता है सर हमारे देश में क्रिप्स। क्या आता है सर, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स भारत में आते हैं 1942 में, ठीक है। और क्रिप्स भारत में क्यों आते हैं 42 में, इसमें 3 लोग थे। इसको जो लीड कर रहे थे उनका नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये आए थे भारत में ताकि हम इंडियंस को इंक्लूड कर ले कि अपन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर सके। और पता है इन्होंने डिमांड क्या रखा, इन्होंने बोला कि देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। मतलब आप जो डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे हम आपको दे देंगे, राइट। कब देंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। इंडियंस ने कहा कि हम बेवकूफ है क्या, हमें पता है कि आप इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो, अगर आपको कुछ देना है तो आप हमें अभी दो, इंस्टेंट दो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें पता है कि आप पलट जाओगे, आप कुछ नहीं देने वाले। और दूसरी बात सर, ये जो डोमिनियन स्टेटस आप बोल रहे हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के देंगे, तो ये डोमिनियन स्टेटस तो हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। 1930 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, याद करो, जो लाहौर सेशन हुआ था, वहां पे हमने पूर्ण स्वराज का डिमांड रखा था, जो मैं आपको लिख के बता रहा था कि पूर्ण स्वराज को सबसे पहले डिमांड किया गया था लाहौर सेशन में 1930 में। इन्होंने कहा हमने पूर्ण स्वराज तो तभी मांग लिया था, अब आप कहां पे आए हो हमें ये डोमिनियन स्टेटस देने के लिए। और महात्मा गांधी जी का सबसे फेमस कोट है यहाँ पे कि इट वाज अ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी जी ने इसी इवेंट को कहा था। और क्रिप्स मिशन भी भारत में फेल होकर के चले जाता है। और तब भारतीय गुस्सा होकर के क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी ने सीधा कॉल दे दिया था। महात्मा गांधी का कहना था डू और डाई। इसकी शुरुआत कब होती है सर, 8 अगस्त 1942 को होती है। और इसीलिए इसको अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं, अगस्त क्रांति कहते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन था कि अगस्त क्रांति किसे कहते हैं, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को कहते हैं। बेसिकली ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत हुई थी, बॉम्बे से, और अंग्रेजों के अगेंस्ट में नारा लगाते हुए इसकी शुरुआत हुई क्विट इंडिया मूवमेंट। पूरे देश में मास प्रोटेस्ट होने लग गया, बहुत सारे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज हो रही थी। अब अंडरग्राउंड एक्टिविटीज का मतलब पता है क्या है, छुप करके रेडियो से मैसेज पास किया जाता था। और इसमें एक लेडी थी, उनका नाम था उषा मेहता, प्लीज नाम याद रखेंगे, उषा मेहता। ये अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चला रही थी बॉम्बे से, और ये अंग्रेजों से छुप छुपा के मैसेज पास करते हुए नजर आती है उषा मेहता। इनके द्वारा भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया और लीड किया गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद से अंग्रेजों के ऊपर में प्रेशर बन चुका था, अंग्रेजों को लग चुका था कि अब भारत छोड़ने का समय आ चुका है। और इसी टाइम पीरियड में एक और अंतिम रेवोल्यूशन होता है, दैट इज दी नेवल म्यूटिनी। मतलब हमारे जो नेवी के लोग थे उन्होंने भी अंग्रेजों के अगेंस्ट में म्यूटिनी कर दिया, राइट। और ये नेवी के लोगों ने म्यूटिनी क्यों किया था, बिकॉज इनका ये मानना था
कि सर अंग्रेजों ने हमें इक्वल स्पेस नहीं दिया है, हमसे बहुत साल तक वो काम करा रहे, हमें खाना भी खराब मिल रहा है, कई कई महीने तक हमें वो आने नहीं दे रहे। इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवोल्ट कर दिया था और इस रिवोल्ट के बाद में अंग्रेज को समझ में आ गया था कि भारत छोड़ना पड़ेगा और तब अंग्रेजों ने लास्ट में कैबिनेट मिशन भेजा था 1946 में। अब ये कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन ने बोला था कि हम 3 प्रकार से भारत को डिवाइड करेंगे। हम इंडियन यूनिटी की बात करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हम भारत को अब आजाद करके भारतीयों को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दे दे कि वो अपने हिसाब से खुद को रूल करे, क्योंकि अंग्रेजों को भी इसी समझ में आ चुका था कि इंडिया उनके हाथ में नहीं रहा और इसी जगह पे उन्होंने इंडियंस मतलब अंग्रेजों ने सपोर्ट किया था। मतलब अंग्रेजों ने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी उसको 3 ग्रुप्स में बनाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। जो ग्रुप ए होगा ये भारत का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस होगा जिसमें आपको आज का पाकिस्तान दिखाई देता है। जो ग्रुप सी होगा इसमें आपको भारत का ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिखाई देगा, मतलब आज का बांग्लादेश और असम वाला एरिया। और जो ग्रुप बी होगा ये सेंट्रल इंडिया है। मतलब उनका ये कहना था कि ग्रुप बी ये हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस है, ये दोनों के दोनों मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है। ऐसे 3 अलग अलग खंड में लोग बैठेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और ये तीनों एक साथ मिलकर के अपना संविधान बनाएंगे। ये आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगा। इनिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया, बाद में सबने इसको रिजेक्ट भी कर दिया था, क्योंकि सीधी सीधी बात है सर, पाकिस्तान अब मतलब जो मुस्लिम लीग था उसका सीधा कहना था कि अब हमें पाकिस्तान से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, ऑल वी नीड इज पाकिस्तान, पाकिस्तान के हमें अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और इसके बाद में इन लोगों के बीच में लड़ाइयां होना स्टार्ट हो गया और 1946 में जो मुस्लिम लीग था उसने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया 16 अगस्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पूरे देश में दंगे होने स्टार्ट हो गए, कलकत्ता में और पंजाब में तो हजारों के लोगों में संख्या में लोग मरने लग गए और 2 देश क्रिएट हो गया, राइट। तो ऐसा कहते हैं कि जो हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, आजादी का खुश था, आजादी की खुशी एक तरफ थी और एक सबसे बड़ा गम जो सभी लोगों के अंदर में था वो था कि हमारा देश टूट गया और हमारे देश में हजारों लोगों की जान चली गई, बहुत बड़े दंगे हुए। महात्मा गांधी जिनको हम दुनिया भर के लोग क्रिटिसाइज करते हैं, गांधी जी उस टाइम पीरियड में जब पूरे लोग देश की आजादी का जश्न मना रहे थे दिल्ली में, महात्मा गांधी अभी भी कलकत्ता में थे और वहां पे हो रहे दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे ईस्ट पाकिस्तान बन रहा था। एंड दैट इज हाउ इंडिया गॉट डिवाइडेड। फिर लास्ट में एक माउंटबेटन प्लान आता है 1947 में, इसने सीधा सीधा बोल दिया कि अब हम जो अंग्रेजी भारत था इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दोनों के दोनों अब इंडिपेंडेंट हैं। अब ये 2 देश बन चुके हैं 1947 के बाद। अब ये 2 देश क्या करेंगे नहीं करेंगे इसमें अंग्रेजों की कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये दो देश अपने हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करेंगे, यानी कि क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हमें दिखता हुआ नजर आएगा। और इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद में पाकिस्तान भी क्रिएट हो गया। 15 अगस्त 1947 है ना, इज द डे व्हेन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस एंड दैट इज हाउ इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया, जो कि अपन ने अभी एक शॉर्ट में रिवाइज करने की कोशिश की। वी हैव समहाउ ट्राई टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर थिंग इन द क्लास राइट नाउ, ठीक है। आई नो दिस फॉर श्योर कि क्लास थोड़ा सा आपको तेज लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी वी हैड टू रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जितने मेजॉरिटी पॉसिबल इवेंट्स हो सकते थे 1 घंटे 40 मिनट के अंदर, 1 घंटे 1.5 घंटे में जो भी टाइम हुआ है मैंने इसमें रिवाइज कराने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं तो ईपीएफओ का एग्जाम आ रहा है, उससे ओरिएंटेड में एक चीट कोड बना करके आप सभी को पीवाईक्यू रिवाइज करा दूंगा। सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम आ रहा है, उसका भी अपन अभी कोर्स मतलब रिवाइज करते हुए पीवाईक्यूज के थ्रू दिखते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो, आपके जो स्टैटिक नोट्स है उसको रिवाइज कर लो। अगर आप बोलोगे तो एंशिएंट और मेडिवल का एक टाइमलाइन भी गो थ्रू करा दूंगा 1-1 घंटे में, जहां पे आपके पास ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा सारे कंटेंट का और बेसिक इंफॉर्मेशन आप अपने पास कंटेंट रखोगे। आप ये समझ जाओ सर कि 1.5 घंटे से ऊपर हो गया सिर्फ हमें 1857 से 1947 पहुंचने में। अगर पूरा मॉडर्न इंडिया करूंगा तो 4 घंटे के आसपास का मैराथन है, बट एनीवेज हम उन्हीं एरियाज को फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए अभी थीम में है। तो 1857 से 1947 is very important, that is something we have covered right now. I hope this session was extremely helpful to all of you. बाकी पूरा का पूरा कंटेंट आपको यूपीएससी व रूपेश टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। And if you have really liked this video, please do not forget to share this with your friends जो आपके साथ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, because the more you share, the better position we are at to serve better content to all of you. Because ultimately you are the people who give us the confidence. Because यार motivation is not always monetary. मतलब इतना है कि मैं बड़े चैनल्स पे काम करके मॉनेटरी वाला एस्पेक्ट फुलफिल कर पा रहा हूं। जो इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है वो कुछ बड़ा है, दैट इज टू हेल्प थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट हु लिटरली वांट टू लर्न थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन एन एंगेजिंग मैनर, बिना इधर उधर की बात किए हुए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, और ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन आई एंड यू वी बोथ come together and work together. So please do not forget to share the session. If you like the session, share on Instagram stories or wherever you feel you can do this so that majority of aspirants can hit us. बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, and whatever the questions I have asked अगले सेशंस को लेकर करना है नहीं करना है, जो 20 कमेंट के लिए मैंने कहा था, प्लीज लेट मी नो, देन वी शैल बी डेफिनेटली स्टार्टिंग समथिंग फॉर श्योर।
So this is for today. Thank you so much everyone. God bless you all. Take care. Thank you so much.